वातपित्त कफ के संचित होने के लक्षण। क्या पढ़ा था? श्लोक याद कर लिए। स्तब्ध पूर्ण पुष्ट था, शीतौहास था, मंदोष्ण था, चांगानाम गौरवम आलस्यम। वाग्भट्ट का बताया था हमने कल। चयकरण विदेशम चेति लिंगानि भवन्ति, जो है आदर्श शुद्ध है कि जिन कारणों से दोषों का संचय हो रहा है उन्हीं कारणों से उसको द्वेष होगा संचय अवस्था में, चाहे वात का हो, पित्त का हो, कफ का हो। वाग्भट्ट ने बोला है विपरीत गुण इच्छा, मतलब विपरीत गुण की इच्छा होती है। वाग्भट्ट का लिख लो, विपरीत गुण इच्छा, संचय अवस्था में विपरीत चीजों की उसको इच्छा होती है। ठीक है, अब आते हैं जो उपरोक्त हमने संचय अवस्था तो पढ़ ली। अब वातपित्त कफ के प्रकोप का कारण देखें, किन कारणों से वातपित्त कफ प्रकोपित होता है। सिंपल इसको पढ़ना है, जो मैं अंडरलाइन कराऊंगी बस उसी को करना है, हिंदी से काम चल जाएगा। इसके अंदर दोषों के प्रकोप का आहार विहार आदि कारणों को देखते हैं। वात प्रकोप का कारण हम पढ़ने जा रहे हैं, किन कारणों से वायु का प्रकोप होता है। बलवान के साथ लड़ना, अधिक व्यायाम करना, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे वायु का प्रकोप होगा ना, अधिक मैथुन करना, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि आगे जाके हम कुछ चित्त में पढ़ने वाले हैं। अध्ययन करना, सभी चीजें अति मात्रा में, ऊंचे से गिरना, दौड़ना, मुंह जाना, चोट लगना, सूंघना, सूंघते सूंघते पैर नाराजगी में जाना, भार उठाना, रास्ता रथ पर पैदल रथ पर या पैदल चलना, कसाय तीखा हल्का मतलब प्रकृति के कसाय रस का सेवन करना, शुष्क मांस का सेवन करना वायु को प्रकोपित करता है। ठीक है, मूंग वायु को, जो जो अंडरलाइन कर रही है बस वही करना है। मटर वायु को प्रकोपित करता है। उपवास, विषमासन, अध्ययन याद करना। उपवास हमने खाली पेट रहा, वायु का प्रकोप होगा। विषमासन किया तब भी और अध्ययन किया तब भी। एवं वात मूत्र पुरीश वीर्य वमन शीत उद्गार वात इनके वेगों को कुल मिला के वेग धारण करना, वेग धारण से वायु का प्रकोप होता है। तो यहाँ से कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक मैथुन, शुष्क मांस, मूंग, मटर, उपवास, विषमासन, अध्ययन और लास्ट में वेगों को रोकना वायु का प्रकोप का कारण होता है। ये जो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, वातपित्त कफ में आने वाली है, तीनों को कंपेयर करके हम याद करेंगे। तो वायु कब प्रकोपित होता है? शीताभ्र प्रभातेषु, शीत अभ्र प्रभात में वायु का प्रकोप। शीत मतलब वायु ठंडे समय में, अभ्र मतलब होता है जब बादल छाए हुए रहते हैं तब भी वायु का प्रकोप होता है। तो प्रभात मतलब होता है अधिक हवा चलने पर, तो हवा अधिक चले मतलब वायु प्रकोपित हो गई है। ठीक है, घर मानते का मीनिंग क्या होता है? वर्षा में। आप जानते हैं किसी आचार्य ने वर्षा को बोला है वात का प्रकोप काल, किसी ने प्रावट को बोला है। ठीक है, तो शीत में, अभ्र में मतलब मेघ छाए हैं, प्रभात मतलब तेज हवा चल रही है, ज्यादा हवा चल रही है तो वात प्रकोपित हो गया। घर मानते वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप काल है। प्रत्यूष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यूष मतलब होता है प्रभात समय, मतलब उषा का प्रथम पहर, उषा का प्रथम पहर इसको बोल सकते हो। सुबह सुबह भी प्रभात, सुबह सुबह मतलब ये 8 से 10 बजे का टाइम नहीं है, 6 से 10 बजे का टाइम नहीं है, ये कब का प्रकोप काल है। ठीक है, और पहले का जो समय होता है प्रभात जिसको हम बोलते हैं वो होता है वात का प्रकोप काल। अपराह्न शाम के टाइम वात होता है प्रकोपित। जीर्ण अन्य कंप्लीटली खाना पच गया है तब भी वायु का प्रकोप काल। प्रत्यूष, अपराह्न और जीर्ण अन्य, ये जनरल सी चीज है, मुझे यहाँ से कोई पूर्ण नहीं बनाना है क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद रहती है। अब आते हैं पित्त का प्रकोप काल। देखो आपने यहाँ पे क्रोध शोक कुछ नहीं पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ने वाले को क्रोध शोक भय। क्रोध में तो पता है हमको पित्त का प्रकोप होता है, प्रत्युष रात्रि का नहीं है। प्रत्युष मतलब होता है उषा का प्रारंभिक प्रहर, या दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो रात्रि का इसको अंतिम प्रहर जैसा मान सकते हैं, लेकिन प्रत्युष के लिए यही टर्म आया हुआ है। क्रोध शोक भय से, शोक और भय से पित्त का प्रकोप हो रहा है, बात का नहीं हो रहा है। क्रोध से तो पित्त का होता है परिश्रम, ज्यादा परिश्रम करने से, आयास करने से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने हार ढोना, हाथी घोड़े रथ या पैदल पैदल अधिक चलना, गिरना, चोट लगना, कूदना फिरना, इनसे वायु का प्रकोप हो रहा है। लेकिन परिश्रम अगर जहां पर आ जाए, आयास जहां पर आ जाए, वो पित्त का प्रकोप का कारण है। ऐसा कंपेयर करके याद करना जो हमको वायु से कंफ्यूज कर रहा है। उपवास में बोध है, वहां पे पढ़ा था हमने उपवास, क्या पढ़ा था? उपवास, विश्वासन, अध्ययन, तो यहाँ पर उपवास। बाकी का विदग्ध पदार्थों का सेवन, इसकी संभोग, अति मात्रा में मैथुन, अधिक मैथुन करना। क्या आ रहा है इसमें? थोड़ा संस्कृत पढ़ो इसका, क्या लिखा है? रात्रि जागरण भार, हाँ, व्यवाय, अति व्यापार, अति व्यायाम, अति व्यवहार, दोनों के लिए अति अति टर्म आ रहा है। और यहाँ पर ओनली स्त्री संभोग आ रहा है, मतलब ओनली मैथुन आ रहा है। तो अत्यधिक मैथुन से वायु का प्रकोप, केवल मैथुन से किसका प्रकोप हो रहा है? पित्त का प्रकोप हो रहा है। बाकी भ्रमण करना है ना, गमन, गमन जो कि हमको बात से रजू करता है। वैसे इतना माइनर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो केवल सुश्रुत, बाकी तरह का कहीं और लिखा हुआ है, इसलिए एग्जामिनर फंसने की वजह से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है ना, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है। फिर खट्टे नमकीन आदि पदार्थ हल्के हल्के जो भी है, इससे क्या होता है? पित्त का प्रकोप होता है। बाकी की चीजें हमको याद नहीं करना ना, गोथा, मछली, बकरी के याद कर लो, सरसों का तेल है, भेड़ का मांस है, दही, मठा, दूध का, दही का पानी पित्त को प्रकोपित करता है, याद हमको रखना है ये। उष्ण, उष्ण द्रव्यों का सेवन पित्त को प्रकोपित करता है। उष्ण काल में पित्त का प्रकोप होता है, जाहिर सी बात है, शीत काल में वात का, उष्ण काल में पित्त का। क्या मेघांति, मेघांति मतलब होता है शरद, और घरमांते क्या होता है? वर्षा, वर्षा वात का प्रकोप का कारण है, शरद पित्त का है, वसंत आगे जाके पढ़ेंगे कब का प्रकोप का कारण होता है। यहाँ पे सारी चीजें मध्य मध्य लिखी रहेगी। वहां पे क्या लिखा था? प्रत्युष, अपराह्न और जीर्ण अन्य, खाना कंप्लीटली पच गया है। यहाँ पे मिड मिड लिखा है, मध्याह्न मतलब दोपहर का समय, अर्धरात्रि रात्रि का मिड वाला समय, जीर्यस्य अन्य, जीर्यस्य अन्य का मतलब होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, ड्यूरिंग डाइजेशन अग्नि की प्रधानता होती है खाना पचाने के लिए। तो जीर्यस्य अन्य जो है पित्त का प्रकोप काल है, जबकि जीर्ण अन्य मतलब होता है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ, ग्रीष्म जो होता है घर्म काले, बिल्कुल वेरी गुड। अब कफ का प्रकोप काल देखते हैं। दिन में शयन, किसी प्रकार का शारीरिक श्रम या व्यायाम ना करना, दीवार को अपने मुख्य कारण है कफ का। कोई प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करना, आलस, मधु, अम्लवण, शीत स्निग्ध पदार्थ, है ना। लास्ट का बस देखो, ये सब पढ़ के आपको समझ में आ रहा है। समशन और अध्यसन, समशन और अध्यसन से कफ का प्रकोप पूरा है, बात को समझिएगा। समशन मतलब क्या होता है? पथ्य पथ को मिलाकर सेवन करना, और अध्यसन मतलब होता है कि आपने पहले खाया वो नहीं पचा, फिर से खा लिया। तो समशन अध्यसन कफ का प्रकोप का कारण है, जबकि विषमासन और अध्यसन वो अध्ययन है, अध्यसन नहीं है। विषमासन सॉरी अध्यसन ही है, अध्ययन नहीं है। अध्यसन, विषमासन और अध्यसन जो है वात का है। ठीक है, दोनों में अध्ययन आया है, ओनली विषमासन डिफरेंट है बात में, वो आपको अच्छे से याद करना है। बाकी कोई भी चीज याद नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा। अब देखते हैं शीते शीत काले। यहाँ पे शीते शीत काले आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? शीत द्रव्यों से और शीत काल में। ये जो श्लोक है इतना अगर आपको एग्जामिनर दे देगा, आप दिमाग लगाओगे इसका आंसर मैं बात लगाऊंगी कब लगाऊं, ऐसा दिमाग चलता है ना, तो अभी से याद कर लो ना। क्या याद कर लोगे? शीताभ्र प्रभातेषु, शीत के समय तो वात का भी प्रकोप हो रहा है, कफ का भी प्रकोप हो रहा है, लेकिन अभ्र काल में कफ का नहीं होता। अभ्र काल मतलब मेघ के समय पर किसका
क्या है, अध्यशन से वात का प्रकोप होता है, करेक्ट करवाया मैंने। तो शीताभ्र प्रभातेषु अगर आएगा तो वात का प्रकोप काल है, शीतई शीतकाले आएगा तो कफ का प्रकोप काल है, बसंत में कफ का प्रकोप होता है, हर मानते मतलब वर्षा में वात का, और हमने अभी शरद के लिए क्या पढ़ा था, मेघांत से शरद ऋतु जिसमें पित्त का प्रकोप होता है। वहां पे हमने वात में क्या पढ़ा था, प्रत्यूष अपराह्न, और एक और चीज पढ़ा था, प्रत्यूष है अपराह्न और जीर्णे अन्य। यहाँ पर पित्त में सारा मिड मिड वाला पढ़ लिया, यहाँ पे पूर्वाह्न सुबह सुबह का समय, प्रदोष और गुप्त मात्र जैसे खाना खाया तुरंत कफ का प्रयोग, प्रकोप जीर्य से अन्य ड्यूरिंग डाइजेशन पित्त का, और जीर्णे अन्य कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है तो वात का प्रकोप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रदोष अच्छे से याद करना, वहां पे प्रत्यूष अच्छे से याद करना। प्रदोष क्या होता है, रात्रि का प्रारंभिक प्रहर, रात्रि का प्रारंभिक प्रहर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदोष बोलते हैं। इसको दिन का अंतिम प्रहर इस टाइप से टर्म भी दिया जाता है, जैसे प्रत्युष को रात्रि के अंतिम प्रहर से एक टर्म दिया जाता है। ठीक है, अब प्रकोपदेव जिन कारणों से पित्त का प्रकोप होता है उन्हीं कारणों से रक्त का भी प्रकोप होता है। यहाँ पर बताया है पित्त प्रकोपादेव प्रविश्रम द्रव स्नेह गुरु ही आहारे दिवास स्वप्न क्रोध आतपश्रम अभिघात जीववृत्त, कुल मिला के वही लिखा है कि द्रव स्नेह भारी पदार्थों के सेवन से, दिन में शयन करने से, क्रोध अग्नि सूर्य की गर्मी से, परिश्रम से, चोट लगना, अति वृद्धासन अत्यसन आदि विशेष कारणों से रक्त कुपित होता है। स्पेशली यहाँ पे वृद्धासन को अंडरलाइन करेंगे, बाकी अत्यसन तो और जगह भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि बगैर वात पित्त कफ के रक्त का प्रकोप नहीं होता, मतलब वात पित्त कफ प्रकोपित होंगे तभी रक्त का प्रकोप होगा। अब हम आते हैं प्रकोप पर। पहला संचय कंप्लीट हो गया, क्या था संचय में, शब्द पूर्ण कोष्ठता पीत अवभाषा मंदोष्मता अंगानाम गौरवम आलस्यम। ठीक है, अब आता है प्रकोप। अगर किसी को प्रकोप का श्लोक याद है, वो भूल रहा है कि फर्स्ट वर्ड कौन सा था, तो प्रकोप में कोप अंडरलाइन करो, तो से ही याद कर लो कोष्ठतोद संचरण। तो जब वायु का प्रकोप होता है तो कोष्ठ में क्या होने लगता है, तोद होने लगता है, और वायु इधर उधर दौड़ने लगती है। ये हो गया वात का। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, बलून में हमने वायु को संचय किया था, तो बलून कैसे लगा था, शब्द लग रहा था, शब्द पूर्ण कोष्ठता। उस बलून में अब वायु का प्रकोप हो गया है, मतलब वायु इधर उधर दौड़ने लगी है बलून के अंदर, ये बलून से कोरिलेट करके याद किया था हमने, तो वहां पे क्या होगा, तोद होगा, कोष्ठ में तोद होगा, तो वायु इधर उधर घूम रही है तो संचरण, उसी कारण से तो तोद होगा ना, तो कोष्ठ तोद संचरण। ठीक है, अम्लिका पिपासा परिदाह, यहाँ तक जो है पित्त का है। अम्लिका पित्त का, पित्त जब भरा था बलून में, संचय पर चले जाओ वापस, तो कैसा दिख रहा था, पीला पीला दिखा था, पीत अवभाषा, हाथ लगा के देखा था, थोड़ा सा गर्म भी लग रहा था, मन दोष में था। अब इस पित्त का प्रकोप हो गया, वो संचय का था अब प्रकोप हो गया, तो प्रकोप होगा तो हमको यहाँ से निकलना उसका महसूस होगा। यहाँ तक आएगा पित्त तो ऐसा लगे खट्टी डकारे आ रही है अम्लिका, यहाँ तक आएगा पित्त तो हमको प्यास लगेगी, यहाँ और यहाँ पर क्या होगा, जलन। पूरा पित्त यहाँ पर लेके याद कर लो कि प्रकोप हुआ, बलून के गले में आ गया, मतलब हमारे गले में आ गया, हमको क्या क्या मिलेगा, खट्टी डकारे, ना यहाँ पर प्यास लगती गले में, और यहीं पर जलन होने लगता। अम्लिका पिपासा परिदाह। अब आते हैं कफ के प्रकोप पे। कफ के संचय में क्या था, गौरव आलस्य, बलून में कफ भर दिया था तो हैवी हो गया था, आलसी हो गया था, कहीं नहीं जा रहा था। अब प्रकोप में क्या होगा, कफ के प्रकोप का कारण वो ननात्मक विकार में आपने पढ़ा, अन्य द्वेष हो जाएगा। कफ पूरा प्रदेश में रहता ना, कफ पूरा प्रदेश में रहता है, जब उसका प्रकोप हो जाएगा तो यहाँ पे अन्य द्वेष हो जाएगा। हम खाना खाने की इच्छा नहीं करेंगे, कफ का प्रकोप हुआ मतलब अग्नि मंद हो जाती है, अन्य द्वेष, और यहीं पर कफ रहता है पूरा प्रदेश में, यही तो हृदय रहता है, हृदय में भी उत्प्लेत हो जाएगा, अन्य द्वेष हृदय उत्प्लेत कफ के प्रकोप का कारण। अब गड़बड़ कब होता है, जब हम प्रसर का श्लोक और याद कर लेते हैं तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा प्रसर का है, कफ के कौन सा प्रकोप का है। उसको भी मैं आराम से आपको समझाकर याद कराने वाली हूँ। तो ये प्रकोप हो गया। अब यहाँ पर प्रसर लिखा हुआ है, दोषों का प्रसर कितने प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो 15 प्रकार से होता है। एक चीज बस लिख लो, पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, 15 प्रकार से दोषों का प्रसर होता है, 15 प्रकार से प्रसर होता है। कैसे कैसे प्रकार होते हैं याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाइए, हिंदी बस पढ़ेंगे। सारे शरीर में, आधे शरीर में जहां भी दोष अधिक कुपित होता है वहां ही विकार उत्पन्न करता है। जैसे अब यहाँ पर हमको प्रकोप की चीजें बता रहा है, जैसे हमने प्रकोप पढ़ लिया, प्रकोप का कारण क्या है, क्या क्या उसमें लक्षण मिलते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि जहां भी जिस पार्ट में दोष ज्यादा प्रकोपित होंगे, जैसे आकाश जो होता है सारे बादलों में पानी भरा हुआ है, लेकिन जहां पर ज्यादा पानी भरा है वहीं पर आकाश वर्षा कर देता है, और जहां भी बादल होता है वहां वृष्टि करता है। यदि दोष अधिक कुपित नहीं होते तो सारे शरीर के शोधक आदि मार्गों में छिपकर स्थित हो जाता है, उन दोषों की चिकित्सा न करने पर कालांतर में स्ववृद्धि को प्राप्त कर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रियाविधि बता दिए हैं, या फिर चिकित्सा का सिद्धांत देख लीजिए, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। स्थान की चिकित्सा, फिर इसके अंदर आए कुछ और लोग की चिकित्सा। जैसे हमारे घर में हमने खाना बनाया है और मेहमान आ गया, खाना केवल हमारे से ही बना था, तो हम क्या करेंगे, पहले खुद खाएंगे फिर दूसरा बना के मेहमान को खिलाएंगे। वैसे जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले मेहमान को खिलाना चाहिए फिर अपने को खाना चाहिए, लेकिन याद कर लो कि हमारे घर में खाना बना है तो पहले खुद खाएंगे फिर दूसरे को खिलाएंगे। तो यहाँ पर वही है, क्या है, यदि वायु पित्त के स्थान में पहुंच गई है, जो वायु मेहमान थी वो पित्त के घर में पहुंच गई है, तो पहले हमको घर वाले की चिकित्सा करनी पड़ेगी। पित्त के समान इसकी चिकित्सा करना चाहिए वायु, इसका मतलब यह पित्त स्थान की चिकित्सा मतलब पित्त के जैसे की चिकित्सा करना है। ऐसे कफ के स्थान में गए हुए पित्त की चिकित्सा कफ के समान ही करना चाहिए, ऐसे ही वायु के स्थान में गई हुई कफ की चिकित्सा वायु के समान ही करना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको पहले से पता था, अभी समझ आ रहा है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ये हो गया, अब आते हैं प्रकोप कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्रियाकाल, तृतीय क्रियाकाल पर आ रहे हैं, क्या है प्रसर। तो देखो संचय में क्या पढ़ा था, बार बार बोलने का मतलब केवल मेरा इतना है कि आपको याद है। शब्द पूर्ण कोष्ठता पीत अवभाषा मंदोष्मता अंगानाम गौरवम आलस्य, बात से कब हो गया। हमने क्या पढ़ा प्रकोप में, कोष्ठ तोड़ संचरण, कोष्ठ तोड़ संचरण, अम्लिका पिपासा परिदाह, अन्य द्वेष, हृदय उत्प्लेत, ये पढ़ा था। अब आ जाए प्रसर पे आकर। अब क्या होता है, बलून में जो वायु भरा था पहले तो वही संचरण कर रहा था, तो कोष्ठ में तोड़ हो रहा था, वो संचरण की अवस्था थी, वो प्रकोप की अवस्था थी। अब जो है प्रसर में बाहर पसर गया या प्रसार हो गया, ऐसे याद करो ना, प्रसर में क्या हो गया, उसका बाहर प्रसारण हो गया, मतलब वायु विमान गमन से जाने लग गया, इसका विमान गमन हो गया। वायु का नॉर्मल गमन कहता था, अधोमार्ग से परिवर्तन होना था, लेकिन अब इसका विमान गमन से परिवर्तन होगा, मतलब वायु ऊपर की ओर चलने लग गया, पेट में गुड़गुड़ाहट करने लग गया, मतलब आदोष करने लग गया, विमान गमन आदोष। ठीक है, ये वायु का हो गया। पित्त का देखते हैं, वहां पे क्या देखा था प्रकोप में हमने, अम्लिका पिपासा परिदाह, तीन चीजें यहाँ पर पढ़ा था।
अब क्या होगा, अब मुंह से निकलने लगेगा, प्रकोप में इधर आया, प्रसर में यहाँ से निकलने लगेगा, ओज चोज परिदाह धुमाए नामी, मतलब यहाँ पर ओज के जैसे जलन, चोज के जैसे परिदाह दोनों में है, प्रकोप प्लस प्रसर दोनों में परिदाह आता है और मुंह से धुआं निकलने लगता है। प्रसर में चीजें बाहर निकल रही है, संचय में केवल यहाँ की, प्रकोप में इधर आ गई, प्रसर में मुंह से बाहर निकल रही। अब आता है कफ का प्रसर। यहाँ पर क्या हो रहा था, कफ के प्रकोप में अन्य द्वेष हृदय उत्क्लेद। अब ये चीज मुंह से निकलेगी प्रसर में, क्या अरोचक, मतलब मुंह में अरुचि हो गई है, अरुचि नहीं है खाना खाने की, तो अरोचक के साथ अभिपाक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अरोचक अभिपाक साथ में है, अंगसाद और छर्दी मुंह से निकलने लगेगा। चार चीजें आती, आपने तो याद कर लो कि प्रकोप में दो चीजें हैं, अन्य द्वेष हृदय उत्क्लेद, बाकी की चार चीजें जो है प्रसर में क्या क्या मुंह से निकलने लग गया, अरोचक, अभिपाक और मुंह से निकलने वाला छर्दी। और एक और रह जाएगा याद करने को, अंगसाद। ये तृतीय क्रिया काल हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एक उपमा पूछी जाती है कि संचय अवस्था को अगर हमको कंपेयर करना पड़े तो हम किससे करेंगे। संचय अवस्था मतलब जमे हुए घट के समान होता है। अगर हम कंपेयर करें कि घी क्या है, एक दोष है, जमा हुआ जो घट है वो दोषों की संचय अवस्था है। प्रकोप अवस्था मतलब गर्म घी को गर्म कर दिया, वो पिघल गया गर्म घी के समान, तथा प्रसर अवस्था में अधिक गर्म किए घट में उछल कर इधर उधर भागने लगे, जैसे भगोने में हमने घट लिया है जमा, संचय अवस्था, गर्म करके पिघला दिया प्रकोप अवस्था, इतना खोला दिया कि बाहर उतर जा रहा है, वो कहलाता है प्रसर अवस्था। वही चीज आपको समझना है, ठीक है। अब आता है फोर्थ स्टेज हमारी स्थान संचय अवस्था, इसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल इतना याद रखो स्थान संचय अवस्था में क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, घी को ही एग्जाम्पल दिया, वैसा उसका क्यों का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर ये लिया है घट से उपमा करके बता दी है। अब ये तो आचार्य से पूछना पड़ेगा आपने घटी क्यों लिया, क्योंकि घट को अपन जमा सकते हैं, तेल को थोड़ी ना जमा सकते, कि जमा हुआ तेल, गर्म किया हुआ तेल या खोला हुआ तेल, घटी जमा रहता है, तो जिसे ही कंपेयर करना आसानी होगी ना, इसलिए ठीक है। स्थान संचय अवस्था में क्या होता है, संचय प्रकोप प्रसर। अब स्थान संचय अवस्था में जो प्रसरित हुए दोष थे, इधर उधर दौड़ा भागी कर रहे थे, वो प्रसर अवस्था थी। अब ये दोष जहां जाकर रुकेंगे वो कहलाएगी स्थान संचय। जैसे ये दोष भक्ति में जाके रुक गए, आगे जाके व्यक्त अवस्था में भक्ति में रोग उत्पन्न कर देंगे, मिड्र में जाके रुक गए, आगे जाके मिड्र में रोग उत्पन्न कर देंगे, तो जहां जहां जाते हैं वहां वहां आगे जाके रोग उत्पन्न करते हैं, स्थान संचय अवस्था होती है। और स्थान संचय अवस्था में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1000 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया होगा कि पूर्व रूप की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है, पूर्व रूप अवस्था में, पूर्व रूप की उत्पत्ति किस अवस्था में होती है, तो स्थान संचय अवस्था में पूर्व रूप की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, दोष सम्मुचना होती है, ठीक है। जो दोष आगे जाके मैं आपको श्लोक पढ़ाऊंगी, तो सूत्र स्थान का ही 24 नंबर का चैप्टर, कुपितानामि दोषानाम शरीरे परिधावतम यत्र संग खावे गुण्यात व्याधि तत्र उपजायते। मतलब क्या होता है कि स्थान संचय अवस्था में पहला क्वेश्चन तो बनता है पूर्व रूप की उत्पत्ति किसमें होती है, यहीं पर होती है। यहाँ पर दोष का दूसरे के साथ सम्मुचना होती है, तो दोष सम्मुचना यहीं पर होती है। तीसरा, यहाँ पर खावे गुण्य मिलता है, खावे गुण्य मिलता है, वहां पर दोष जाकर रुक जाते हैं और क्या करने लगते हैं, हाँ ठीक है, ओके, सभी याद कर सकते हो, ठीक है। अब आता है व्यक्तावस्था। स्थान संचय में क्या हुआ था, जहां जहां रुका वहां पे व्याधि करेगा, अभी किया नहीं है, केवल पूर्व रूप उत्पन्न हुए हैं स्थान संचय अवस्था में। व्यक्त अवस्था में क्या होता है, पंचम क्रिया काल व्यक्त अवस्था है, वहां पे रोग व्यक्त हो जाते हैं, प्रव्यक्त लक्षण का, जैसे इसको हम सुख बोलेंगे, ये अर्बुद है, ये ग्रंथि है, ये विकृति है, वो सारा हमको व्यक्त अवस्था में, मतलब रोग अपना अपना नामकरण कर लेते हैं, है ना। सुख अर्बुद ग्रंथि विकृति विसर्प तथा ज्वर इत्यादि आदि रोग लक्षणों का व्यक्त हो जाना क्या होता है, व्यक्त अवस्था। और भेद अवस्था में क्या होता है, भेद अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि ज्वर के 8 वेद हैं, अतिसार के 5 वेद हैं, ऐसा नहीं होता। भेद अवस्था मतलब होता है कि यहाँ पर उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं भेद अवस्था, क्योंकि रोग तो यहाँ पे बन चुके थे, उपद्रव अवस्था में, तो भेद अवस्था में वो सारे उपद्रव उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात शोकादि के अवतीर्ण होकर व्रणावस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रिया काल है। रोगम तेषां अवतीर्णानाम, अवतीर्ण हो जाएंगे रोग और व्रण उत्पन्न हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, षष्ठम क्रिया काल, जो कि भेद अवस्था कहलाता है। जैसे ज्वर अतिसार वृत्ति गंभीर कालानुबंध, क्या होता है कि ज्वर अतिसार आदि का अधिक समय तक अनुबंध बना रहना, ये क्या कहलाता है, भेद अवस्था कहलाता है, ठीक है। अनुबंध बना रहना मतलब लंबे समय तक रहना, उसको अनुबंध कहते हैं, या क्रोनिक भी बोल सकते हैं, लंबे समय तक होना क्रोनिक कहलाता है। अब इसका श्लोक पढ़ लेते हैं, क्या होता है, संचयम चा प्रकोपम चा प्रसरम स्थान संचय व्यक्ति निश्चित सहयोग व्यक्ति दूसरा नाम सा भवेत्। क्या है, संचय पहला प्रकोप, दूसरा तीसरा प्रसर, चौथा स्थान संचय, पांचवा व्यक्त अवस्था, छठवां भेद अवस्था। ये जो कहलाता है ये चिकित्सा क्या बोल रहे हैं, मेधावस्था नहीं भेदावस्था है, मेधावस्था थोड़ी है, भेदावस्था भेद। तो ये क्या कहलाता है, चिकित्सा करने के अवसर कहलाता है, षट क्रिया काल चिकित्सा करने का अवसर होता है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत और बता दिया है कि संसर्ग दोष हो या त्रिदोषज हो, वहां पे सबसे पहले हमको किस दोष की चिकित्सा करना चाहिए। संसर्ग अवस्था में जो दोष अधिक उग्रवादी होता है, प्रधान होता है, उसकी हमको प्रथम चिकित्सा करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं करना है कि हमने दोष की चिकित्सा कर दी तो दूसरे दोषों को ध्यान न रखें, किंतु वह चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली नहीं होना चाहिए, यदि सन्निपात नहीं प्रशस्त मानी है। अब ये रेफरेंस बनता है, लास्ट श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है कहां का है, प्रणोति यस्मात् ऋणे अपि व्रण वस्तु न नश्यति। क्या होता है, हमें कोई घाव हुआ था, व्रण बना था, वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका जो निशान रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्रण वस्तु, वो कभी भी नहीं भरती है। आदेहा धराणा तस्मात् व्रण स्थिते बुधई, आदेहा जब तक जिंदा है, जब तक हमारा शरीर है, तब तक वह वस्तु या व्रण वस्तु या निशान जो रहता है हमेशा रहता है। फिर रेफरेंस पूछा जाता है कहां का, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है 21 नंबर का। अब शुरू करने वाले हैं 22, चैप्टर नंबर 22, व्रण श्राव विज्ञानीय अध्याय, अध्याय व्रण श्राव विज्ञान। यहाँ पर व्रण श्राव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्रण वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, कितनी होती है। टेस्ट कब तक हो जाएगा, ये टेस्ट 23 कंप्लीट हो जाएगा, कल की क्लास में 23 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, 22 आज हो जाएगा, ठीक है। तो आज ट्यूसडे है, फ्राइडे को टेस्ट रख लेते हैं इसका, ठीक है। व्रण वस्तु इनको किन नाम से जाना जाता है, इसको हम व्रण वस्तु नाम से जानते हैं। पहला व्रण वस्तु इसी को बोलते हैं, दूसरा इसी को क्या बोलते हैं, व्रण के अधिष्ठान नाम से जाना जाता है, इसी को व्रण के आयतन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, यही तो पते हैं कि जैसे वात के स्थान में पित्त चला गया है तो हम पित्त की चिकित्सा कैसे करेंगे, वात के जैसे ही करेंगे
या पहले हम वात की चिकित्सा करेंगे, बाद शामक उपाय करेंगे, फिर पित्त की चिकित्सा करेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। क्या है ब्लड वस्तु को अधिष्ठान बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, कितना होता है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो आज होता है कौन कौन से त्वक मांस राज स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म, याद कर लेना, रट लेना इसके अष्टों, त्वक मांस राज स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म। ठीक है, संधि की जगह मेद किसने बोला है, आचार्य चरक ने बोला है। संधि की जगह मेद किसका है, चरक का है। याद कैसे करेंगे, सा से सुश्रुत, सा से संधि, सुश्रुत ने क्या माना है, संधि, चरक ने क्या माना है, मेद माना है। ठीक है, और तत्र आदि एक वस्तु सन्निवेशी तो कभी बना सुचारा शेषम समतीर्ण माना दुष्चारा, केवल पढ़ना है, हिंदी श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। उस त्वक मांस आदि में से आदि की एक वस्तु त्वचा में उत्पन्न होने वाले केवल त्वचा का ही वेदन करने वाले व्रण को ठीक तरह से चिकित्सा की जा सकती है, तथा मांस आदि में उत्पन्न होने वाले स्तन की पकड़ टूटने वाले व्रण बहुत साध्य होते हैं, कोई नहीं पूछा जाता। अब यहाँ से पूछा जाता है व्रण की आकृति कितने प्रकार की होती है, व्रण की आकृति 4 प्रकार की। कैसा कैसा व्रण बन सकता है, अधिष्ठान 2 8 हो गए, त्वक मांस स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म। इसमें जो आयत पहला चतुस्र मतलब चौकोर, आयत मतलब इस प्रकार का रहता है ना, आयत मतलब दीर्घ, चतुष्कोण मतलब 4 कोण वाला, वृत्त मतलब गोल, त्रिपुटक मतलब ट्रायंगल। ठीक है, कितने प्रकार की व्रण की क्या होती है आकृति, आयत, चतुष्कोण, वृत्त और त्रिकोण। निम्न में से कौन सी व्रण की आकृति नहीं बताइए, तो में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको चारों याद होना चाहिए, है ना। तो एक तो चतुष्कोण, एक त्रिकोण याद कर लेना, एक गोल है और एक आयत है। ठीक है, सर्व एव व्रणा चित्रम संरोहतम नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाइए, नीचे जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है, आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट व्रण कितने बताए हैं, 6 बताए, लिख लो। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दुष्ट व्रण कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक मिनट ना, जरा रुकिएगा, तो क्या तरतीब नहीं पढ़ेंगे हम इसको। तो दोष और छेद रक्तम विभज्य यथाक्रम प्रतिकार्य कुष्ठ व्रण बोले, या फिर दोषों के क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रकार बोल सकते हैं ना, दोषों की प्रधानता से। चरक के कितने होते हैं, चरक के बिल्कुल 12 होते हैं, चरक के 12। दुष्ट व्रण के लक्षण है कितने होते हैं, 6 दुष्ट के, और चरक के डबल कर देना, कितने होते हैं, 6 दूनी 12। बस एक पॉइंट तो लिखा रही हूँ, उसके बाद इसको और ज्यादा डिटेल में याद नहीं करेंगे, चरक कैसा पढ़ाऊंगी तब याद करना। चरक के अनुसार व्रण के दोष कितने होते हैं, 24। चरक के अनुसार ये क्या है, दुष्ट व्रण। ठीक है, दुष्ट लोग कम है, उनके अंदर दोष ज्यादा है, ऐसे करके मैं याद कराऊंगी। दुष्ट कितने 12 और दोष कितने हैं, 24। ये चरक के 12 दुष्ट के कितने हैं, दुष्ट व्रण 6 होते। लिख लो, याद कर लो, चरक संहिता जब आएगी तो सारी चीजें आपको याद होंगी सब प्रकार के। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अधिष्ठान के आधार पर, मतलब 8 जो व्रण वस्तु है उनमें अगर कोई कट लगता है, कुछ होता है, तो वहां से जो स्राव निकलता है वो कैसा निकलता है। यहाँ पे लिख लेना, 8 व्रण वस्तु के स्राव के लक्षण क्या होते हैं। 8 प्रकार की व्रण वस्तु, त्वक मांस स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म, इनमें अगर कोई कट लग रहा है, घाव हो रहा है, तो इसमें जो स्राव निकलेगा वो किस तरीके का, ये चीज याद करने वाली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं त्वचा, त्वचागत जो स्राव है कैसा निकलेगा। तो भ्रष्टासु छिन्नासु वा कक्षु स्फुटेषु भिन्नेषु विदारेषु, बस याद क्या करना है, जो अंडरलाइन कराऊंगी उसको याद करना है। यहाँ पे आपको इतना समझना है कि जब त्वचा पे कोई घर्षण हो जाता है, घर्ष हो जाता है, कोई छेदन हो जाता है, कट जाती है, या फिर त्वचा पर स्फोट हो जाता है, हो जाता है, विदारण हो जाता है, तो उसमें स्राव कैसा निकलेगा उस पर ध्यान देना। ये छिन्ने स्फोट पर थोड़ी ना ध्यान देना है। तो कैसा निकलता है, सलिल प्रकाश के समान निकलता है। सलिल प्रकाश मतलब होता है जल की बूंदों के जैसा, पानी के जैसा। तो आपने देखा आप जाते जल्दी जल्दी में कुछ पेट वेट लग गया है, कांटा वाटा सिर्फ स्टेप करके निकल गया, तो वहां से केवल पानी निकलता है, ना कि ब्लड निकलता है। तो सलिल प्रकाश निकलता है, किंचित विस्राव, और कैसा दुर्गंधित होता है, और थोड़ा पीला पीला कलर का भी निकलता है। 3 कलर याद करेंगे, पानी के जैसा, थोड़ा गंध उसकी जिससे गंदी आती, दुर्गंधित आती है, पीले कलर का निकलता है। पीली पीली त्वचा होती है, पीला पीला स्राव निकलता है। अब आते हैं मांस, त्वचा का पढ़ लिए हम, त्वचा हो गया, अब आता है मांस। मांसगत जो घाव लगता है उसमें जो स्राव निकलता है वो सर्की प्रकाश के जैसा होता है, मतलब घी के जैसा होता है। वहां पे पानी के जैसा था, मांस में घी के जैसा था। कोड बनाकर याद कराऊंगी, कैसे याद करोगे। मांस को हम फ्राई कर रहे हैं, मटन चिकन बना रहे हैं, तो किसमें फ्राई करेंगे, घी में फ्राई करेंगे। मांस को किसमें फ्राई करते हैं, सर्की में फ्राई करते हैं। ठीक है, कैसा होता है सर्की, कांदे कलर का होता है और श्वेत कलर, बिल्कुल याद हो रहा है, पूछूंगी अभी। सर्की कैसा होता है, काला होता है, ठंडी के दिनों में जम जाता है, श्वेत कलर का होता है, चिपचिल होता है, चिपचिपा होता है। अगला आता है सिरागत। सिरागत जो होता है उसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, यहाँ तक एक चीज है, उसके बाद दूसरी है। मतलब सद्य छिन्नासु सिरासु रक्त अतिवृत्ति, अगर सिराओं में कट लगा है, अभी अभी तुरंत कट लगा है, उसमें सद्य बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त की वृत्ति, सिराओं में कट लगेगा, तुरंत क्या होगा, सद्य छिन्ने में क्या होगा, रक्त की वृत्ति ज्यादा होगी। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद उन सिराओं में से अब क्या निकलेगा, थोड़ी देर बाद त्वय नाड़ी धीरे त्वय आगमनम पूयस, जैसे जल की नाड़ी से पानी निकलता है ना, त्वय नाड़ी, उसी प्रकार से वहां से त्वय निकलता है, थोड़ा पस निकलता है। आश्रावत तनु विच्छिन्न पिछलो अवलंबी श्यावो अवश्याय प्रतिमस्त, अब यहाँ से जो कलर निकलेगा श्याव कलर का और ऊँट के समान निकलेगा। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, हिंदी से पढ़ा देती हूँ इसको। क्या लिख रहा है कि सिरा के व्रण में यदि तत्काल सिरा कटी हो, एक्यूट कटी है, अभी अभी कटी है, तो उसमें से रक्त का अधिक स्राव होगा, रक्त अतिवृत्ति। थोड़ी देर बाद, कालांतर बाद क्या होता है, पाक हो जाने का मतलब ऐसा नहीं कि सिरा पक गई, मतलब थोड़ी देर बाद वही पकने की कंडीशन नहीं हो जाती, कट लगा था वो पक गई है, जल की नालियों से जल निकलने के समान व्रण से अब क्या निकलेगा, पस निकलेगा, वो पक गई। रंजित फूल का श्रवण होता है, और इस तरह का स्राव कैसा होता है, पतला खंडित लज्जार गाढ़ा, कितना ना याद करो, आपको ओज के समान बस याद करो। कालांतर में ओज के समान, बाकी तुरंत जो होता है रक्त की अतिवृत्ति है ना, ये कोई नहीं पूछेगा। तनु विच्छिन्न है, पिछलो अवलंबी है, कोई नहीं। श्यावो अवश्याय, थोड़ा श्याव कलर का और ओज के समान, याद कैसे करोगे। जो सिराएं होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो ब्लड कैसा रहता है, श्याव कलर का, काले कलर का रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना, ऑप्शन उसमें नहीं। अब स्नायुगत में स्निग्ध है, घना है, सिंघाड़क प्रतिमा और रक्त, केवल एक ही चीज हो जाती है, सिंघाड़े के समान। तो सिंघाड़े खाने से आयु बढ़ती है, स्नायु का हमने आयु अलग किया, आयु कैसे बढ़ रही है, सिंघाड़ा खाने से बढ़ रही है। ठीक है, और इसमें रक्त मिला हुआ रहता है। अब अस्थिगत पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ तक पूरा अस्थिगत का लिखा है। अस्थिगतो अस्थनम अभिहते स्फुटे भिन्न दोषावधि सेवा, इसका सुक्ति बहुत कैसा
कैसा निकलता है, सुक्ति ध्वज, कैल्शियम रहता है। तो हड्डियों में किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। सुक्ति में भी क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। व्यक्तिगत में सुक्ति ध्वज के समान निकलता है और इसमें मज्जा मिश्रित रुधिर स्निग्ध स्राव भी निकलता है। और स्राव कैसा और निकलता है, क्योंकि अस्थियों के अंदर क्या भरा होता है, मज्जा भरा होता है। अगर अस्थियों होगा तो मज्जा मिश्रित स्राव निकलेगा और स्राव कैसा रहेगा, मज्जा है भाई तो उसमें रक्त तो होगा, क्योंकि मज्जा के अंदर ही तो रक्त बनता है। मज्जा मिश्रित रुधिर और साथ में स्निग्ध भी। अब संधिगत में देखते हैं, सीधमानी नाप्रवृत्ति आकुंचन प्रसार। इतना याद करो, संधियों में अगर क्या स्राव कट लग गया, कोई स्राव निकलेगा, संधि जो है आकुंचन प्रसारण में उनको प्रॉब्लम हो गया, आकुंचन प्रसारण करने पर, विनमन प्रधावन प्रवाहन करने पर इसमें जो स्राव निकलेगा संधि में, मतलब इन कारणों से उसमें कोई प्रॉब्लम होगी संधि में, प्रसारण आकुंचन कर रहे थे, कहीं गिर पड़े थे, है ना, प्रवाहन या उत्कट आसन कर रहे थे, उस कारण से संधि में प्रॉब्लम होगी थी। तो जो स्राव निकलेगा सफेन पूय रुधिर मिश्रित निकलेगा। देखो फेन 1, पूय 2, रुधिर 3, तो क्या हो गया, संधि हो गई ना, इनका मिक्सअप हो गया ना। संधियों में ज्यादा लोगों की संधि है, कॉम्बिनेशन है, फेन पूय रुधिर आदि मिश्रित निकलेगा। और पोस्ट में क्या निकलेगा, वहां पे क्या था, फेन पूय रुधिर, यहाँ पर भी पूय है, यहाँ पर भी अष्टक है, लेकिन मूत्र पुरीष यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो कि संधि में नहीं था। तो हमने याद कैसे किया कि हमारा जो कोष्ठ है वहां पर मूत्र पुरीष का निर्माण होता है, कोष्ठ में मूत्र पुरीष आएगा, बाकी फेन पूय रुधिर उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अब मर्मगत का लक्षण अलग से वर्णन नहीं किया कि त्वचादि के अंदर उसका वर्णन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो भी स्राव हमने पढ़ा, सारे बच्चों को याद हो गया। क्वेश्चन पूछ लूं मैं, क्वेश्चन पूछ के टॉपिक को कंप्लीट ही करेंगे, है ना। क्लियर हो गया, चलिए बताइए जरा, सर्पी वर्ण के समान किसने, सर्पी प्रकाशा किसने पढ़ा था, सिंहाड़क प्रतिमा किसने पढ़ा, सलिल प्रकाशो रक्त अति प्रवृत्ति और श्यावो अवश्याय मतलब उसके समान, सफेन पूय रुधिर उन्मत्त कहाँ था और अत्रक मूत्र पुरीष पूय उदक कहाँ था, सिंहाड़क के समान और मज्जा मिश्रित कहाँ पर आया। तो अच्छे से याद हो गया, सारी चीजें लेते हैं फिर पढ़ाने वाली, ये वाला छोड़ दो अभी 9 नंबर का, उसके आगे तो असाध्य स्राव की बात करेंगे कि अगर पक्वाशय से पुलाक उदक के समान स्राव निकल रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये जो पक्वाशय है अब इसका चिकित्सा करना संभव नहीं है, ये असाध्य है। ठीक है, पक्वाशय से पुलाक उदक के समान, रक्ताशय से क्षारोदक के समान निकले, इसी तरह अमाशय से संधि से मटर के समान निकले, तो ये असाध्य है। याद करते कोड बनाकर पक को पुल याद कर लो। हमने जो पुल बनाया था उसको बड़ा पका पका कर बनाया था ताकि पुल गिरे ना, कोई दुर्घटना ना हो। तो पका हुआ पुल पक्व से हो जाएगा, पक्वाशय पुल से हो जाएगा पुलाक उदक के समान। रक्ताशय में क्षारोदक के समान, रक्त कैसा होता है, थोड़ा सा नमकीन सा लगता है ना, हरा सा लगता है, तो क्षार भी कैसा होता है, नमक के जैसे ही होता है, रक्ताशय से क्षारोदक के समान। अब यहाँ पर एक कोड बना लेना, अत्रि जो थे, अत्रि देव हमारे मटर खाते थे, अत्रि मटर खाते थे, तो आसे हो जाएगा हमाशय, त्रि से हो जाएगा त्रिक संधि, मटर से हो जाएगा मटर के बीज के समान श्राव निकलेगा, तो वो असाध्य हमाशय और त्रिक संधि से। ठीक है, पुलाक मतलब क्या होता है, चावल के धोवन के समान कुछ रहता है, पुलाक के समान, उसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ समझो रक्ताशय को। अब इसके अनंतर व्रणों के कर्मों का वर्णन करते हैं। वायु के द्वारा दूषित व्रण, अगर वायु के द्वारा व्रण दूषित है तो वो व्रण हमको कैसे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर व्रण बना था वहाँ प्रकोप हो गया है, यहाँ पर व्रण बना था तो वात का प्रकोप हो गया है। अच्छा इसको रिपीट कर दूं, ये बताया था मैंने, पक्व पुल, पक्व से हो जाएगा, पक्वा से पुल से हो जाएगा पुलाक उदक के समान, है ना। रक्त कैसा नमकीन है, क्षार भी नमकीन होता है, तो रक्ताशय से क्षारोदक के समान असाध्य होता है। बाकी अमाशय त्रिक संधि हमने अत्रि बना दिया, आप और अमाशय त्रिक और त्रिक संधि में मटर खाते थे ना अत्रि, तो मटर से हो जाएगा मटर के समान। ठीक है, अब भस्म कपोत अस्थि वर्ण जो व्रण बना था, यहाँ पे वायु का प्रकोप था, तो यहाँ पे जो व्रण होगा कैसा दिखाई देगा, भस्म कपोत अस्थि के समान, मतलब भस्म के समान, कपोत के समान और अस्थि के समान दिखाई देगा। आप एक कोड बना लो, हवा जब चलती है तो जितनी भस्म आसपास पड़े हैं हवा उनको साथ में उड़ा के ले जाती है, भस्म के समान जो है इसका व्रण का लक्षण है, वातज व्रण का लक्षण। ठीक है, पित्त में क्या होगा, परुष अरुण कृष्ण सब बात का ही है, पित्त में पीला हरा श्याव कृष्ण कलर, देखो श्याव कृष्ण यहाँ पर है, परुष अरुण कृष्ण यहाँ पर है, तो कृष्ण जो है इधर भी आया है और कहाँ पर आया है, रक्त पित्त में भी आया है ना, तो पीला कपिल पिंगल कलर का रक्त पित्त, जितना भी मल्टी कलर है ना सारा पित्त में आता है। कफ में क्या रहेगा, श्वेत है, स्निग्ध है, पांडु कफ में रहता है, श्वेत स्निग्ध पांडु, और सर्व वर्णों से मिला हुआ किसमें आता है, संयुपातज में आता है। ना केवलम व्रणेषु तो विद्रावल संग्रह सर्व शोक विकारेषु। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा है यहाँ से, उक्त प्रकार की वातादि जन्य वेदना और वर्ण का जो संग्रह किया है वह केवल व्रण का ही नहीं है, किंतु व्रण की तरह वातादिक सर्व प्रकार के शोकों में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वातादि जन्य वेदना और वर्ण यहाँ पर जो बताया है उसी प्रकार हमको वातादि जन्य जो शोक है उनका भी समझना चाहिए। ठीक है, पित्त में मैंने ये पढ़ाया कि सारे मल्टी कलर है, पीला हरा श्याम कृष्ण रक्त कपिल पिंगल, पित्त रक्त में कृष्ण वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, जिसको आप अच्छे से मार्क करके याद करें। अब यहाँ पे जो मैंने छुड़वाया था उसको मैं अभी आपको नोट से ट्रिक बनाकर याद करा रही हूँ, है ना। शल्य तंत्र के जो नोट है वो निकाल कर बैठ जाइए, शल्य के नोट से याद करना है, चोरी से नहीं पढ़ना है, वो याद नहीं होगा। क्या है, पित्त का कोड, सन्निपात का कोड बस लिखाऊंगी, बाकी आपको बात का ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम टेस्ट को एक्सटेंड करके फिर मंडे को रख लेंगे, है ना। ठीक है, मंडा में है, त्वचा में अगर होगा तो परिष्कार हो जाएगी, तो त्वचा कैसी हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है ना, वायु अगर ठंडी हवा में ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो स्किन खराब हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना, त्वचा में पारदर्शिता, मांस कैसा हो जाता है, श्याम कलर का, फ्रिज में लाके रखो, मांस को काला काला दिखेगा, बोलेंगे खराब हो गया, तो मांस श्याम कलर का। स्वातिक प्रसाव में त्वचा में पारदर्शिता मिलती है, मांस में श्यामता, सिरा में हल्का, सिर के ऊपर क्या रहता है, कोहरा रहता है, कोहरे के समान होता है। स्नायु में क्या रहता है, स्नायु में दधी मस्त, दही खाने से आयु कैसी है, घटती है या बढ़ती है, ऐसे करके आप उसको याद रखेंगे। स्नायु में
दही मस्तू के समान, दही खाने से आयु घटती है। अस्थि में क्षार, अस्थि क्षार याद कर लेना, अस्थि हड्डियों में क्षार के समान है ना, कैल्शियम रहता है ना हड्डियों में, तो अस्थि क्षार। अगर ये क्षारोदक के समान रक्ताशय से निकलने लग जाए तो वो क्या लक्षण होता है, अभी अभी पढ़ा, रक्ताशय से अगर निकल रहा है क्षारोदक के समान तो असाध्य श्राप कहलाता है। संधि में मान धावन, संधियां बनी है, मान से लिपटा हुआ है आसपास, संधियों में मान धावन के समान, कोष्ठ में पुल के समान, पुलाव उदक। अगर पक्वाशय से पुलाव उदक के समान निकलने लग जाए तो वो असाध्य श्राप है। अगर कोष्ठ से पुल के समान निकलने लग जाए पुलाव उदक के समान तो वो क्या होता है, वास्तविक श्राप। तो जो कोष्ठ होता है हमारा ऊपर का बॉडी नीचे के बॉडी के बीच में पुल का काम करता है। एक तो याद हो जाता है ऐसे समझ के, बाकी पित्त कफ सन्निपात का याद नहीं होता, ये मैं आपको कोड दिखाकर याद करा देती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो ओल्ड नोट्स हैं जिनके 29 पेज पर दिया हुआ है ये करेक्शन वाले नोट्स हैं, तो आप इसमें करेक्ट कर लीजिए। नवनीत आशीष, यहाँ पर आप मज्जा लिख लो, आप इसमें पिष्टी लिखा है, और यहाँ पर पिष्टी लिख लो जिसमें मज्जा लिखा है ना, इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पर मज्जा है, यहाँ पर पिष्टी है, और इधर कांजी लिख लो, यहाँ पे अरूप उदक लिख लो, कांजी अरूप उदक आपके ऊपर नीचे हो जाएगा करेक्टर वाला। चावल के धुवन के समान है पुलाव उदक, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, जो यहाँ लिखा वो सही लिखा है, पहले के जो नोट्स उसमें करेक्शन कर लीजिए। अब हम पित्त का कोड बनाएंगे, क्या क्या कोड बनाएंगे, पित्त को बोलेंगे जाओ जाओ गो गो धंस, जाओ जाओ गो गो धंस, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कैसी हो चुकी है, धंस हो चुकी है, तुम सही से पैसा नहीं कमाते, सही से पैसा नहीं कमाते हो, है ना। तो फर्स्ट वर्ड को मैंने मिलाया है, हाँ बहुत से लोगों के में सही लिखा है, न्यू एडिशन जिसके पास पहुंचा होगा ओल्ड एडिशन में, ठीक है। तो गो गो कांजी वाला मतलब जो यहाँ लिखा है वो सही लिखा है, आपके नोट्स में कहीं आगे पीछे तो नहीं लिखा, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड पर ये दोनों चीज सही लिखा है, पुराने नोट्स में ऊपर नीचे लिखा था। गो गो भ्रंश कमाते हैं, कोड का भी मैंने आपको कोड बनाकर याद किया कि जाओ जाओ आप भ्रंश रूप से पैसा कमाते हो, तो आपका काउंटिंग 7 तक आना चाहिए। गो से गोमेद, गो से गोमूत्र, सा से भस्म, सा से शंख, सा से कषाय उदक, मा से माधुरी, से हो जाएगा तेल, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्रम आपको याद रखना चाहिए, क्या है क्रम यहाँ पे, त्वक मांस राजस्नायु अस्थि संधि कोष्ठ, त्वक मांस राजस्नायु अस्थि संधि कोष्ठ है, संधि अस्थि नहीं है। आप क्लास के बाद बुक में मैच करोगे, मैच नहीं कर पाओगे, वो आगे पीछे लिखा, हमने इसको सही करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए नाकाम, ना काम, पिता ने क्या बोला कि तुम नाकाम हो, कुछ भी काम नहीं करते, नाकाम पिता, है ना। ना नासुर बन जाते हैं ना बच्चे, नासुर रात से कुछ भी नहीं, नाकाम पिता ने देखा उसके बच्चा नाकाम है तो पिता के लिए वो क्या बन गया, नासुर बन गया। देखो ऐसे याद करोगे तो रहेगा, नहीं तो कभी याद ही नहीं कर पाओगे जिंदगी। तो ना से नवनीत, का से काफी, मा से मज्जा, पी से दृष्टि, ता से तिल, ना से नारिकेल उदक, और से हो जाएगा सुपर बसावट, ठीक। और यहाँ पे लिखोगे नाक, नाक का पानी, नाक से जो पानी निकलता है ना वो ओरो के समान, नाक का पानी ओरो के, ओरो से दो चीजें होनी है, कैसा है, प्रिया प्रिय मुद्ग है, ऐसा कुछ कोड बन रहा था, पूरा तो नहीं लिखा मेरे पास, है ना। तो नाक का पानी मतलब नारियल उदक, नाक का नहीं नारियल का, है ना, नारियल का पानी कैसा है, नारियल उदक। ओरो से क्या हो जाएगा, ओ से ओरो मतलब इरवारुक भी होगा, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे कुछ कर लेना, ओरो से इरवारुक, के से हो जाएगा कांजी, और यहाँ पे एक बार और लिख लो, और से अरुक उदक, प्रिय से हो जाएगा प्रियंगु, प्रिया या प्रियव्रत, और मुद्ग प्रिय मुद्ग है, ऐसे करके कुछ बना सकते हो, क्योंकि बगैर कोड के आप याद नहीं कर पाओगे। कफ के लक्षण में बुक में सिरा स्नायु दृष्टि मज्जा है, लेकिन उसका क्रम भी तो पढ़ो, क्रम पढ़ के बताओ जरा, क्रम पढ़ के बताओ, उसमें क्रम उल्टा लिखा है ना, ऊपर पढ़ के देखो, इसलिए मैंने बोला बुक से मत पढ़ना, कंफ्यूजिंग होगा, है ना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चाहो तो करो, ना छोड़ दो, बात का बस याद कर लेना, क्योंकि मुझे तो आज तक कभी नहीं हुआ, ना इससे याद हुआ ना ऐसे याद हुआ, बात का बस याद कर लो अच्छे से, बाकी चाहो तो करो, बाकी इतना टिपिकल वैसे भी किसी को याद नहीं होता है, कोड ही भूल जाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली भूल जाते हैं। चलिए ना, सर की क्लास होने वाली अभी 10 मिनट से, 23 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे हम आज, प्रत्याकृत्य विधि, प्रत्य अकृत्य विधि, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर हमको कृत्य मतलब कोई भी क्रिया करनी चाहिए, अकृत्य मतलब क्रिया नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह दिया है कि किस प्रकार के व्रणों में या कहाँ पर होने वाले व्रणों में हमको चिकित्सा करना है, कहाँ पर हमको चिकित्सा का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ व्रण पढ़ने वाले हैं, सुख साध्य, कृत्य साध्य, कुछ चिकित्सा या फिर असाध्य व्रण, ये शुरू करूंगी अभी, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि 1-2 मिनट। तो यहाँ पे हम 5 प्रकार के व्रण पढ़ने वाले हैं, सुख साध्य व्रण, दुष्चिकित्सीय व्रण, कृत्य साध्य व्रण, याप्य व्रण और असाध्य व्रण, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। इसका टेस्ट मंडे को रखा है हमने, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैडम दुष्चिकित्सीय कृत्य साध्य जो है वो तो सेम है, फिर आप अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि श्लोका में इनके अलग अलग एग्जांपल आए हुए हैं, इनको 2 तरीके से हमने लिख दिया। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सुख साध्य व्रण। अगर ऐसे स्थान पर व्रण हो जाए तो हम उनको क्या बोलेंगे, सुख साध्य। कहाँ कहाँ व्रण हो जाए, कहाँ कहाँ पर, स्फिक पायु प्रजनन, ललाट गंड कोष, पृष्ठ कर्ण फलकोष, उदर जठरमुख आभ्यंतर, यहाँ पर होने वाली व्रण सुख रोपणियां व्रण, सुख रोपणियां मतलब सुखपूर्वक ठीक हो जाते हैं, सुख साध्य होते हैं। दूसरा देखते हैं दुष्चिकित्सीय व्रण, कहाँ पर व्रण हो जाए तो दुष्चिकित्सीय रहेगा, अक्षिदंत, नासा, अपांग, शोध, नाभि, जठर आदि बहुत सारे स्थान दिए हैं, यहाँ पर हो जाए व्रण तो वो कैसा होता है, दुष्चिकित्सीय होता है, ठीक है। तो सुख साध्य दुष्चिकित्सीय अभी मैंने केवल पढ़ा है, याद नहीं कराया आपको। सुख साध्य कृत्य साध्य में क्या सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर भी स्थान के नाम दिए हैं, दुष्चिकित्सीय में भी स्थान के नाम दिए हैं। तो जहाँ पर 2 जगह स्थान के नाम दिए हैं तो हम एक का स्थान वाला श्लोक ही याद कर लेंगे, ताकि इसके अलावा जो स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे वो दुष्चिकित्सीय हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाके कृत्य साध्य या असाध्य में कोई स्थान का नाम नहीं आया, केवल सुख साध्य और दुष्चिकित्सीय में स्थान का नाम आया। जब हमारे पास 2 सिमिलर चीजें आती हैं तो हम छोटे वाले को याद करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो हम इसको याद करेंगे। ये क्वेश्चन 100% आप जो पेपर आएगा उसमें सॉल्व करोगे। मुझे अभी तक श्लोक याद है, तो इमेजिन करो स्पिक पायु प्रजनन, इमेजिन करके याद करना है, जहां पर हमारा स्पिक वाला रीजन है वहीं पर क्या है, पायु उदा है, वहां पे प्रजनन मतलब मिड है ना, इंद्रिय वहीं पर है, तो स्पिक पायु प्रजनन, पासे पायु पासे प्रजनन, पेल्विक कैविटी का एरिया इमेजिन कर लो, वहां पे स्पिक है, पायु है, प्रजनन है, अभी के अभी याद करना। ये हो गया, फिर आ जाओ यहाँ पर ललाट गंड पुष्प, ललाट गंड पुष्प, नीचे वाले एरिया पे फिर से पहुंच जाओ,
वाला रीजन। 6 चीजें याद हो गई, यहाँ तक हमको याद हो गया। अब थोड़ा हम पीछे की ओर चलते, इधर हो गया, पीछे पहुंचते। पृष्ठ कर्ण, पृष्ठ के साथ साथ कर्ण हमारे जुड़े हुए हैं। ये पृष्ठ प्रदेश है, ये कर्ण है, पृष्ठ कर्ण। अब वापस से हमको नीचे पहुंचना है, फलकोश मतलब वृषण, मतलब तो नेत्र यहाँ पर आ गया, वृषण भी यहाँ पर है ना। तो फलकोश, फिर उदर, फिर जत्रु, फिर मुख आभ्यंतर, फिर क्रम से बनाओ। फलकोश के बाद थोड़ा ऊपर आ जाओ, उदर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाओ, जत्रु हो जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ, क्या हो जाएगा, मुख आभ्यंतर, मतलब मुख के भीतर होने वाले व्रण। 50% याद हो गया, अब 50% और याद होना फिर से। पेल्विक कैविटी का रीजन स्पिक, वायु, प्रजनन, ललाट, गंड, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, वापस नीचे पहुंच जाओ कानों के बाद फलकोश, फिर ऊपर आ जाओ उदर, फिर ऊपर आ जाओ जत्रु, फिर ऊपर आ जाओ मुख आभ्यंतर। यहाँ तक के जो व्रण है ये सारे सुस्तात्र हो गए। इसके अलावा जो भी नाम आएगा स्थान का, कोई भी स्थान का नाम आ जाए वो सब कहाँ पर रहेगा, दुष्ट चिकित्सा में रहेगा। पृष्ठ साध नहीं लिखना, नाम क्या लिखना, दुष्ट चिकित्सा लिखना। जब ऑप्शन में दुष्ट चिकित्सा ना हो लेकिन यहाँ का कोई नाम आए तो आप पृष्ठ साध चूज करना, ठीक है, क्योंकि दुष्ट चिकित्सा पृष्ठ साध एक जैसा ही है, एक दूसरे का पर्याय है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग दी है। ये पृष्ठ साध का श्लोक है, दुष्ट चिकित्सा, तो शायद आपको इसको चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे स्पिक यहाँ पर आया था, स्पिक यहाँ पर नितंब आया है, तो नितंब स्पिक सिमिलर ही होता है, तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्पिक उदर है, नितंब यहाँ पर है, और क्या है, उदर। यहाँ पर उदर नाम से आया है, यहाँ पर जठर नाम से आया। उदर जठर अपन दूसरे का पर्याय, लेकिन कुछ तो अंतर होता होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पे, है ना। तो उदर नाम से इधर, जठर नाम से इधर। यहाँ पर कर्ण नाम से आया है, यहाँ पे श्रोत्र इंद्री नाम से आया, श्रोत्र आया हुआ है। ये तीन चीजें सिमिलर है। याद कैसे रखोगे आप, श्लोक याद करना, इसके बाद जो भी आएगा उस चीज में चला जाएगा। बता दूं, याद हो गया, एक बार खुद रिवाइज करो और मुझे बताओ याद हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज याद हो गया, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर ना। एक दो बार खुद रिवीजन करना पूरा, जैसे जैसे मैंने बताया ना, इमेजिन करके वैसे ही याद करना, तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अक्षी दंत नासा वांग शोधना भी जैसे देवी नितम पाक्षी कक्षा कक्षा स्तन संधि भागा, यहाँ तक ठीक है। कुक्षी और उधर बिल्कुल सेम होता है ना। तो यहाँ पर जठर आया, यहाँ पे कुक्षी भी आया है ना, इधर उधर नाम से आया है, यहाँ जठर और यहाँ कुक्षी दोनों आया। वैसे मैंने बोला ऊपर वाला अगर आपको याद हुआ है, तो अगर उसके अलावा कोई भी आएगा तो वो दुष्ट चिकित्सा में आएगा। अब यहाँ से याद करना शुरू करते हैं। सब पेन हुए रक्त अनिल वाहनो अंता सफलजात, मतलब ऐसे व्रण जहाँ से पस निकल रहा है, छागदार पेन निकल रहा है, पेन निकल रहा है, पस निकल रहा है ना, रक्त निकल रहा है, वायु निकल रही है, उसके अंदर शल्य पड़ा हो, ऐसे व्रण भी दुष्ट चिकित्सा। जैसे यहाँ पर कोई घाव हुआ था, चिकित्सा करना ठीक है, लेकिन कठिनता से ठीक हो, क्यों, यहाँ से पस भी निकल रहा है, पेन भी निकल रहा है, यहाँ से रक्त निकल रहा है, वायु निकल रहा है, और तो और उसके अंदर शल्य भी पड़ा हुआ है, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाएंगी, तो वो व्रण कैसा होगा, दुखपूर्वक ठीक होगा, जिसको हम दुष्ट चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। अधो भाग ऊर्ध्व भाग निवारण। अब यहाँ से हिंदी मत कर लो, क्या लिखा हुआ है, जिसकी नाड़ी नीचे की ओर हो और मुख ऊपर की हो। कुछ कंडीशनल भी दिया हुआ है, कुछ चिकित्सा में स्थान के नाम जो दिए, साथ में कुछ कंडीशन भी दी है कि जिसकी नाड़ी नीचे की ओर है और मुख ऊपर की ओर है, ऐसा व्रण भी कैसा होता है, दुष्ट चिकित्सा। सीमांत के पास, सीमांत मर्म जहाँ होता है उसके पास, नखों के पास, यहाँ पर नख के पास, ठीक है, मर्म में, जंघास्थि में, जंघास्थि जो होती है वहां पर स्थित व्रण भी दुष्ट चिकित्सा होते हैं। और सेविनी के समीप, कुटकास्थि के समीप जो व्रण होते हैं, है ना, सबसे भीतरी मुख वाला बगंदर, अंतर्मुख बगंदर भी कैसा होता है, दुष्ट चिकित्सा। तो देखो, एक श्लोक आपको दो चीजें याद करा के जा रहा है, ये आपने पूरा याद कर लिया। इसके अलावा जो भी स्थान आए, चाहे वो अधो भाग वाला, ऊर्ध्व भाग वाला, सीमांत आ जाए, नख आ जाए, सेवनी आ जाए, कुटकास्थि आ जाए, जो भी आ जाए वो सारा दुष्ट चिकित्सा में जाएगा। कुंद्रास्थि, कॉक्सिस वाली जो बूंद होती है वहां पे कहीं आता है, आप देखिएगा, है ना, जहाँ पे सुश्रुत जी ने बताया ना कि पेल्विक कैविटी जो होती है, सोनी सोनी जो होती है 5 अस्थि से बनी होती है, वहां पे कुंद्रास्थि कॉक्सिस को बोलते हैं। एक बार देख लेना, वहां पे लिखा है गायनी के लिए, ठीक है। सबसे भीतरी मुख वाला बगंदर दुष्ट चिकित्सा। अब प्रत्यक्षाद व्रण को हम देखते हैं। पुष्टि नाम, विष्टुष्टा नाम, शोषी नाम, मधुमेह नाम, चार नाम बस याद कर लो, ये प्रत्यक्षाद है। चार नाम कौन से, बड़ी बड़ी बीमारियां। आयुर्वेदा में सबसे बड़ी बड़ी बीमारियां क्या है, मधुमेह, कुष्ठ है, राजक्षमा, ये सबसे बड़ी बीमारियां बोली गई। तो पुष्टि, प्रमेह, शोषी और विषपान जिसने किया है, विषों से व्याप्त जो व्रण है, ये प्रत्यक्षाद है। याद हो गया, बड़ी बीमारियां आयुर्वेदा की, कुष्ठ है, प्रमेह है, राजक्षमा है और साथ में शोषी, ये चार प्रत्यक्षाद व्रण में आता है। अब हम आते हैं याप्त। याप्त में कंसेप्ट बता लो कि यहाँ पे रोगों के नाम आएंगे, रोगों के नाम। कौन से रोगों के नाम आएंगे, छोटे छोटे रोगों के नाम, या इसको हम बोल देंगे क्षुद्र रोग। निदान स्थान के 3rd नंबर के चैप्टर में पढ़ोगे, क्षुद्र रोग, छोटे छोटे रोगों के क्षुद्र रोग प्रकरण जो है, वहां पे बहुत सारे नाम आएंगे, या उसके अलावा कुछ बड़े रोगों के नाम भी यहाँ पर आएंगे, तो केवल नाम यहाँ पे आएंगे। इन दोनों में हमने दोनों में हमने स्थान पढ़ लिया था, प्रत्यक्षाद में हमने कुछ नाम पढ़ लिया, यहाँ पे बहुत सारे रोगों के नाम पढ़ेंगे। और असाध्य वाले में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारी उपमाएं, अश्वित पान घोड़ी की योनि के जैसा, मांस पिंड के जैसा, ठीक है, गोश्त रंग के जैसा, तो सारी उपमाएं जो है हम असाध्य में पढ़ेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया। साध्य दुष्ट चिकित्सा में स्थान के नाम, प्रत्यक्षाद में 4 रोगों के नाम, या तो में सारे शुद्ध रोग रहेंगे, कुछ रोगों के नाम, और यहाँ पर पूरा उपमा। तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना हमको, हमने तो कंसेप्ट याद कर लिया ना। अब देखो रोगों के नाम फटाफट याद हो जाएंगे। और वाटिका, निरुद्ध, निरुद्ध, जठर, ग्रंथि, क्रमी, प्रतिशय, कुछ रोगों के नाम, यहाँ पे कुछ शुद्ध रोग आ गए। कुष्ठगत क्रमी है, त्वक रोग, प्रमेह से युक्त रोगियों के व्रणगत क्रमी। अब देखो, प्रमेह ही अगर बोलेगा तो याप में जाएगा, लेकिन प्रमेह से युक्त क्रमी वाला कुछ आ जाए, है ना, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। वैसे श्लोक में नहीं दिया है। त्वक रोग तथा प्रमेह से रोगों के व्रणगत, शर्करा में, सिक्ता में, वात कुंडलिका, अस्थीला, दंत शर्करा, कुछ शाला के वाले नाम भी याद आ गए। कंठशाली हो गया, दांतों को रखने से दंत मांस, विसर्प, अस्थि छत, पूरा छत, व्रणग्रंथि आदि से उत्पन्न सारे व्रण याप। यहाँ पे सब रोगों के नाम आ जाते हैं। बनाने वाले ने कितना अच्छा लिखा है, कंफ्यूजन ही नहीं हुआ हमको तो बिल्कुल, है ना। अब आते हैं जो मनुष्य अपने रोगी व्रण की चिकित्सा नहीं करते हैं, उनके साथ व्रण याप हो जाते हैं, या असाध्य हो जाते हैं। असाध्य व्रण रोगी के प्राणों का नाश कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं असाध्य व्रण। अभी क्वेश्चन पूछूंगी, सब कुछ आपको बनेगा, हिंदी से पढ़ेंगे, संस्कृत से कोरिलेट करके याद करते चलेंगे। सारी उपमा वाले सारे असाध्य में। मांस पिंड के समान अगर व्रण उठा हुआ है, समान मतलब उपमा अलंकार, मांस के पिंड के समान,
अंतः पूये वेदना बंतु। कंपेयर करतीएगा, अंतः पूये वेदना बंतु। अगर अंदर पस भरी है तो वेदना है तो असाध्य रहेगा। यहाँ पर क्या था भाई, हमने क्या पढ़ा था, सफेन पूये रक्त अनिल वाहिनो अंतः संन्यास। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि उस भाव से पेन निकल रहा है, पूरे रक्त वायु निकल रहा है और भीतर कोई शल्य रह गया है तो वो दुष्ट किससे है, लेकिन केवल पस अकेला हो। यहाँ पर अंतः शल्य है, वहां पे अंतः पूय था। देखो शल्य को निकाल के हम ठीक कर सकते बीमारी, लेकिन अगर कहीं पस बन गया है, अंदर पस बन गया है तो उसको पूरा निकालना संभव नहीं होता। निकाल लिया थोड़ा बहुत बचेगा और इन्फेक्टेड कर देगा, मतलब वहां पे पस बहुत ज्यादा मात्रा में और होता रहेगा, तो आता है। इसको कंपेयर करके आपको याद करना। अश्वपानाद उदग्रत ओष्ठ, उसके जो गण के ओष्ठ है वो घोड़ी की योनि की भांति उठे हुए है ना, तो घोड़ी के भगोष्ठ के समान जिसके ओष्ठ के किनारे हो, ठीक है, गोष्ठ अंग के समान हो, कोष्ठ संघ के समान ऊपर उठे हुए हो, उसमें मृदु मांस अंगुर हो, ठीक है, इतना मांस पिंड अश्वपान अंतापुए कोशन। उसके बाद वहां से दुष्ट रुधिर स्राव हो रहा हो। अब नहीं याद करना, ये कुछ याद नहीं करना। वसा वेद, हाँ उसमें से वसा मेद मज्जा मस्तुलुम, मस्तुलुम अगर निकल रहा तो सीवियर कंडीशन होगी ना, मस्तुलुम के जैसा स्राव निकल रहा है। फिर पीत असित मूत्र पुरुष वात आदि कोष्ठ में से निकल रहा है। के बाद मांस बुदबुद बनता है, मांस बुदबुद के समान शब्द निकल रहा है। और सिर और कंठ के गण, अगर सिर में एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया तो असाध्य हो जाएगा, कंठ कट गया तो असाध्य हो जाएगा। सिर वाला कंठ वाला, और जिसका मांस शीर है तो, और लास्ट में भिन्ने वा सिरा कपाले यत्र मस्तुलुम दर्शम, सिर फट गया है उसमें से मस्तुलुम का स्राव हो गया है, वो सारे त्रिदोष लक्षण जिसमें है वो सारे गण कैसे होंगे, असाध्य। क्लियर हो गया। असाध्य का थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे सब उपमा वाले हैं और कुछ व्रण जो है एक्सीडेंटल होते हैं, जैसे सिर फट गया है, कंठ में कुछ लग गया है, मस्तुलुम निकल गया है, तो ये सारी चीजें अपन सोचकर याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ना, अभी बच्चों को समझ आ गया, आगे बढ़ चले। अब असाध्य के क्या रह गया था अपना, मस्तुलुम वाला, हाँ मस्तुलुम सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर सिर कपाल इन हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, वहां से मस्तुलुम निकलने लग जाए तो वो भी कैसा होता है, असाध्य होता है। बसा मेद अत्मज्जा नाम और दिया है वही का वही, जिनके व्रण से बसा मेद मज्जा मस्तुलुम का स्राव होता है तो भी ठीक हो सकता है, किंतु इतनी बात है दोस्तों की दृष्टि तो बसा मेद आदि निकले तो ठीक नहीं हो सकता कुछ। अमर मोह कहते देशे चेता संधि अस्थि वर्जिते विकारो, हाँ 50 to 150 होता है ना, 1050 नहीं है, अच्छा आपने लिखने में गलती करती होगी, ठीक है। विकारो यौन से यदि तत् असाध्यम लक्षणम, सिरा संधि अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न व्रण तथा मर्म रहित प्रदेश में उत्पन्न व्रण चिकित्सा करने पर भी ठीक ना हो तो उसे असाध्य समझना चाहिए। 80 नंबर का श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। शुद्ध व्रण के लक्षण, शुद्ध व्रण के लक्षण, रोपणशील व्रण के लक्षण, शुद्ध रोपित व्रण के लक्षण, सम्यक रूप व्रण के लक्षण। पहले तो इसमें डिफरेंस समझो आप। शुद्ध व्रण मतलब यहाँ पे जो व्रण था उसमें पस नहीं निकल रहा, उसमें पेन नहीं हो रहा, अब हम इसको अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, सिलाई करने के बाद जो भी चीज था वो एकदम क्लियर हो गया, वो शुद्ध व्रण कहलाता है। ये रोपणशील व्रण है, रोपणशील व्रण मतलब होता है ड्यूरिंग रोपण, कोई व्रण ठीक हो रहा है उसके दौरान उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, वो रोहित व्रण कहलाता है। रोहित टीटी तमारी से, रोहित मतलब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में रोपणशील व्रण बोलते हैं। आप कहीं जाते हैं उसमें लिखा रहता है, बड़ा सा बोर्ड टंगा रहता है कि ये क्षेत्र प्रगतिशील है, कृपया संभल कर चले। प्रगतिशील मतलब यहाँ पर कोई चीज बन रही है, ड्यूरिंग प्रोसेस है, यहाँ पर वही है, ये व्रण अब रोपण हो रहा है, इसको रोपणशील बोलेंगे। अब समझ में आ गया होगा, प्रगतिशील से कंपेयर कर दिया है ना। और ये वाला जो है कंप्लीटली ठीक हो गया, यहाँ पे जो स्टेटस लगा था, जो भी चीज था कंप्लीट ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया, उसको हम बोलते हैं सम्यक रूप। अब याद कर ले, उसे यहाँ से पूछा ही जाना है। शुद्ध व्रण क्या होगा, त्रिभी दोषई संधि विच्छेद करके पढ़ो, अनाक्रांता, जो व्रण तीनों दोषों से आक्रांत ना हो मतलब शुद्ध व्रण है, जिसके ओष्ठ कैसे हो गए हो, श्याम हो। जैसे यहाँ पर हमको कोई व्रण बना था है ना, इसके किनारे हमको रेड रेड दिखाई दे रहे थे, हम क्या बोलेंगे, भाई व्रण अभी ताजा है, लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग होने वाली है या हो चुकी है। अगर वो उसके जो किनारे हैं हमको श्याम कलर के दिख जाए, थोड़े से डार्क दिखने लग जाए, मतलब ठीक हो गया है, श्याम उसको। पिटिकी, पिड़की सम, पिड़की सम मतलब जिसमें छोटी छोटी पीड़िकाएं मांस अंकुर दिखाई दे, तो पिड़की सम जो है शुद्ध व्रण का है, अशुद्ध का नहीं है। श्यावोष्ठ पिड़की, वेदना ना हो अच्छा व्रण है, श्राव ना हो निराश राव अच्छा व्रण, ठीक है। अब आते हैं रोपणशील। तो यहाँ पे कपोत वर्ण के समान रोपणशील में आज तक यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपने एक मूवी देखी होगी, सलमान खान की और एक और हीरोइन थी, कबूतर जा जा, कौन सी मूवी थी, नाम याद नहीं आ रहा हमको। तो वहां पर उन दोनों के बीच में किस चीज का रोपण चल रहा था, ड्यूरिंग किस चीज का चल रहा था, प्यार का रोपण चल रहा था ना, तो रोपणशील था वो, प्रगतिशील था। तो वहां पर वो कबूतर को चिट्ठियां देती थी कि वो हीरो तक पहुंचा दे, तो कबूतर को चिट्ठियां देती थी कब, जब उनके बीच में रोपण चल रहा था, प्रगतिशील था, है ना। तो ये कबूतर जो चिट्ठियां लेके जाता था वो कहाँ रखती थी, वो पेटी में रखती थी। पेटिका चिपटिका, पेटिका पिटिका याद कर लो, पेटिका को पेटी बना लो, पेटी में रखती थी, रखता था, पूरा याद हो गया है ना। कपोत वर्ण प्रतिमा क्लेद विवर्जिता, अब क्लेद नहीं रहेगा, है ना। क्लेद क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब रोपण उसका चल रहा है। स्थिर हो जाएगा, चिपटिका मतलब कुछ क्या शुष्क श्वेत मृदु त्वचाएं हो जाएंगे, अपन ने इसको पेटिका पे याद किया, ये रोपणशील व्रण का लक्षण। अब सम्यक रूप का क्या होगा, वहां पे जिसका मार्ग भर गया हो, रूढ़ वर्ग, फिर अनग्ध अग्रंथि मतलब ग्रंथियां ना हो, मांस आदि की ग्रंथियां ना हो, अशूल आरुजा, सारी चीजों में आ लग जाए, ना तो स्वेलिंग हो आशूल, ना ही रुजा हो आरुजा। तो त्वचा कैसी हो जाए, एकदम जो व्रण था उसकी त्वचा हमारी रियल त्वचा की जैसी हो जाए, तो सवर्णा तो एकदम फ्लैट हो जाए, तो हम समझ लेंगे कि व्रण कैसा हो गया है, रूढ़ हो गया है। सबको क्लियर हो गया। क्लेद विवर्जिता को अच्छे से याद रखना, क्लेद विवर्जिता, कबूतर जब जाता था उसके रास्ते में कीचड़ मिलता था, उसको नहीं मिलता था, कीचड़ नहीं मिलता था, इसलिए वो आसानी से पहुंच जाता था हीरो के घर और वहां पे जाके पेटी में चिट्ठियां रख देता था। तब याद रहेगा क्लेद विवर्जिता कहाँ पे है, आग्रंथि आशून्यम कहाँ पर है, तीनों दोषों से आक्रांत ना होना, ये शुद्ध व्रण है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एक बार, ये वाला मतलब सम्यक रूप हो गया है, तो वहां पे ना तो कोई ग्रंथि होगी, ना कोई शोथ रहेगा, ना कोई रुजा रहेगी, एकदम फ्लैट हो जाएगा, समतल और त्वचा के जैसे वर्ण वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद
ब्लड की 3 अवस्थाएं ये कल के नोट में हमने लिख के दिया है। प्रथम अवस्था स्टेज ऑफ अल्टरेशन कहलाती है मॉडर्न साइंस में, द्वितीय अवस्था स्टेज ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है, तृतीय अवस्था जो होती है स्टेज ऑफ रिपेयर कहलाती है। पढ़ लो, ऐसा कोई पूछा नहीं जाना है। दोष प्रकोपात, दोष प्रकोपात व्यायामात अधिघात अजीर्णता कुर्यात क्रोध भयादपि प्रणो रूढ़े अपि दीयते। तो बात पित्त कफ दोषों के प्रकोप से, इसी प्रकार के परिश्रम से, आघात से, अजीर्ण से, अधिक हर्ष क्रोध भय से रूढ़ या रोहित व्रण पुनः विकीर्ण हो जाता है। देखो, अगर सम्यक रूप से व्रण रूढ़ हो गया है, एकदम कंप्लीटली ठीक हो गया है, अगर आप क्या कर रहे हैं, व्यायाम करते हैं, अभिघात करते हैं, क्रोध करते हैं, आपको डर लग रहा है, उस कारण से सम्यक रूढ़ व्रण भी कैसा हो जाता है, पुनः विकीर्ण हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ऑपरेशन के बाद आपको ज्यादा केयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो व्रण है अभी आपको ऊपर से लग रहा है कि भर गया, लेकिन अंदर से वो क्या रहता है, उसका पूरा जो फेसिया वेसिया स्किन जो होती है वो जुड़ी नहीं होती है ना, इस कारण वो पुनः विकीर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे वही बताया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। 2-4 क्वेश्चन पूछ लूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको याद हो जाए, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे व्याधि समुद्देशीय अध्याय। ठीक है, चलिए बताइए, नाभि जठर छेदनी में अगर कोई व्रण हो रहा है तो उसकी साध्य साध्यता क्या होती है? नाभि जठर छेदनी, पृष्ठ कर्ण फलकोश में होने वाला, सेकंड क्वेश्चन है, पृष्ठ कर्ण फलकोश में होने वाला, वेरी गुड, दुष्चिकित्स्य था पहला वाला, नाभि जठर छेदनी दुष्चिकित्स्य है। और दूसरा वाला मैंने पूछा पृष्ठ कर्ण फलकोश में होने वाला, ओके, सुख साध्य है, बिल्कुल। स्टिक वायु प्रजनन में हो जाए, स्टिक वायु प्रजनन। ध्यान से सुनिएगा, अंतःपूय वेदनावंतों की साध्य साध्यता क्या थी? अंतःपूय वेदनावंतों, सफेन पूय रक्त अनिल वाहिनो अंतः सशल्यास, अंतः सशल्यास। अवपाटिका निरुद्ध प्रकश की साध्य साध्यता, अवपाटिका निरुद्ध प्रकश निरुद्ध। कुष्ठ मधुमेही शोषी विष्टुष्ट की साध्य साध्यता क्या? अश्रुपानात उद्वृत्त तुष्टु, गोष्ठ के समान, गोरी की योनि के समान, चिरागत व्रण, जिससे मस्तूलों का किया है। तो संहिता सूत्र स्थान का 23 कंप्लीट हो गया है, 24 से आज शुरू करेंगे व्याधि समुद्देशीय अध्याय। दुविधात्मक व्याधियां, व्याधि 2 प्रकार की होती है। सिंपली अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याधि के प्रकार कौन कौन से हैं, या व्याधि कितने प्रकार की होती है। आचार्य चरक के अनुसार सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्याधि कितने प्रकार की है, या रोग के प्रकार कितने हैं। रोग व्याधि एक ही चीज है, वेरी गुड। अगर हाँ बिल्कुल सही, आचार्य चरक के अनुसार 3 प्रकार के रोग हैं। उनके नाम क्या है? उनके नाम है एन फॉर निज, ए फॉर आगंतुक, एम फॉर होता है मानस। ठीक है, अब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंफ्यूज करता है हमको। सुश्रुत जी ने वो 4 प्रकार तो बताए हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से बताए हैं? ये तीनों प्लस एक स्वाभाविक भी बताया हुआ है। आचार्य सुश्रुत ने 4 भी बताया हुआ है। अगर हम सुश्रुत का डिवीजन देखें तो व्याधियों के प्रकार 7 भी होते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ये भी उतना ही प्रायोरिटी पे जाता है। क्या ऐसा कहें कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या लगेगा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याधि कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर जाता है। 4 तो होते ही है, 7 भी होते हैं। व्याधि समुद्देशी में दिया है, जो कि नाम ही उसका व्याधि समुद्देशी है। वहां पे जो भेद बताएंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर हम उसको रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आगे जाके पढ़ने वाले। अभी तो यहाँ पे 2 प्रकार की व्याधि बताई है कि कुछ शस्त्र साध्य व्याधियां होती है जिनमें हमको सर्जरी करना बहुत आवश्यक होता है। कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जिनमें स्नेह आदि कर्म करते हैं, जैसे स्नेह स्वेदन पाचन दीपन पंचकर्म आदि चिकित्सा करते हैं। तो कुछ सर्जरी साध्य होती है, कुछ क्रिया साध्य होती है। तत्र सत्य साध्येषु स्नेह आदि क्रिया न प्रतिषिध्यते। अगर ऐसी सत्य साध्य व्याधियां हैं उनमें हम स्नेह आदि क्रिया कर सकते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। जैसे किसी को क्या कराना था, जलोदर का पेशेंट है, वो शस्त्र साध्य ही है, लेकिन उसमें अगर हम क्या करें, विरेचन करा दें ना, और कोई कर्म कर दे, तो उसमें उसका निषेध नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ व्याधियां केवल स्नेह आदि साध्य है। जैसे कोई एक फोड़ा फुंसी हो गया था, वो नॉर्मल मेडिसिन से ठीक होने वाला था, लेकिन वहां पे आप सर्जरी कर दो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नेह आदि क्रिया साध्य व्याधियों में आपको शस्त्र कर्म नहीं करना है, जबकि शस्त्र साध्य व्याधियों में आप स्नेह आदि कर्म कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया? ठीक है, अब अस्मिन् पुनः शास्त्रे सर्वतंत्र सामान्य सर्वेषां व्याधिनां यथास्थूल अवगत रहते। अब यहाँ पर व्याधियों के फिर से भेद बताने वाले हैं। उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो पढ़ ले। पूछूंगी कहाँ पर आया है? तद दुख संयोगो व्याधय इति। ऐसा का ऐसा श्लोक आप कहाँ और पढ़ के आए हैं? तद दुख संयोगो व्याधय इति, ऐसा जो श्लोक है हम सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए थे। मैंने आपको बोला था कि जब एक बार और आएगा तब मैं आपसे पूछूंगी, है ना। तो वहां पर एग्जैक्ट श्लोक क्या था? तद दुख संयोगा व्याधय उच्यन्ते। वहां पे था तद दुख संयोगा व्याधय उच्यन्ते, व्याधय उच्यन्ते। सुश्रुत सूत्र फर्स्ट का 41 नंबर का श्लोक है। तो वहां पर उच्यन्ते था, यहाँ पर इति। इति किसका घोतक है? इति मतलब होता है समाप्ति। इसका मतलब क्या हो गया? एक बार सूत्र स्थान फर्स्ट में आ गया, एक बार 24 में आ गया, अब इसका इति हो गया। अब इसके बाद दोबारा नहीं आना। तो आपको याद रहेगा उच्यन्ते वाले पहले चैप्टर का है, यहाँ पर इति हो गया। सच रूप त्रिविधम, 3 प्रकार की व्याधियां भी बताई आचार्य सुश्रुत ने, 3 प्रकार की। अभी लास्ट में कंक्लूड करूंगी व्याधि के लिए कितने लगाने हैं। 3 प्रकार का भी है, उधर सूत्र में 4 प्रकार का पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अब इनका सभी का जो ओवरऑल भेद मिला के जो होता है टोटल 7 प्रकार की हो जाती है। तो 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं यहाँ पे पूछ लिया जाता है। निम्न में से त्रिविध प्रकार में से कौन सा व्याधि का भेद आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताया है? वॉइस क्लियर आ रही है? स्लो तो नहीं आ रही? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार की व्याधियां बताई हुई है। अब फिर से तत्तु सप्त विधो व्याधियम उपनिपतति। अब ये व्याधियां जो है सप्त विधि भी होती है, ये वाला बहुत प्रायोरिटी पर रहता है। सप्ते पुनः सप्त विधा व्याधि, ये जो 3 प्रकार की व्याधियां हमने पढ़ी है, चैप्टर नंबर है 24, सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता का श्लोक नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो 7 व्याधियां कौन सी है जो हमने अभी अभी पढ़ा ना? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, उनको 7 में फिर से डिवाइड कर दिया है। क्या? आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल, दैव बल और स्वभाव बल। इसको मैं अलग
अलग से लिखा देती हूँ ट्रिक के साथ, आपको याद करा दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बनता है कि अध्यात्म के अंदर कौन सी व्याधियों को इंक्लूड किया है आचार्य सुश्रुत ने। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक या आदि भौतिक, ठीक है, और आदि दैविक, आदि धाही है वो, है ना, धाही है, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक में कितनी आने वाली है? 3, यहाँ पर 3 और बचा यहाँ पर 1 आने वाली है। तो जहाँ पर 1 है हम उसको पहले याद कर लें। आदि भौतिक में क्या आती है? संघात बल प्रवृत्ति। क्या है? संघात बल प्रवृत्ति। याद कैसे करोगे भी? हम याद ऐसे कर लेंगे इसको कि आदि भौतिक, भौतिक चीजों से हमको संघात लग जाता है। भौतिक चीजें जैसे किसी ने हमको तलवार मार दी तो हमको घाव लग जाएगा, मतलब भौतिक चीजों से घात लगता है। तो आदि भौतिक में केवल संघात बल प्रवृत्ति है। आध्यात्मिक का एक कोड बना लो, आज दोष। आज दोष बड़ा बलवान है, आज से क्या हो जाएगा? आदि बल प्रवृत्ति। पहला आदि बल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रवृत्ति आप लिख लेना। दूसरा जा से हो जाएगा जन्म बल प्रवृत्ति। तीसरा दोष से हो जाएगा दोष बल प्रवृत्ति, दोष बल प्रवृत्ति। तो आज दोष आध्यात्मिक, मतलब इसको भी कोड से याद कर लो कि जब हम आध्यात्मिक जगत में डूब जाते हैं ना, तो हमारे वहां पे जो दोष है बलवान हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। तो आज दोष कम है क्योंकि हम आध्यात्मिक चीजें सुन रही हैं। तो आज से आदि बल, जा से जन्म बल, दोष से हो जाएगा दोष बल। आदि दैविक में क्या होगा? दैव का स्वभाव। कोड है हमारा आदि दैविक का, दैव ही ले लो तो दैव का स्वभाव। भगवान का स्वभाव बड़ा ही मधुर होता है, चंचल होता है। तो दैव से हो जाएगा दैव बल प्रवृत्ति, का से होगा काल बल प्रवृत्ति, स्वभाव से हो जाएगा स्वभाव बल प्रवृत्ति। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता है स्वभाव बल प्रवृत्ति निम्न में से किस प्रकार के अंदर इंक्लूड किया हुआ है? तो ये आदि दैविक के अंदर आता है। ठीक है, सभी को अच्छे से याद हो गया? टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप से लिखकर याद करा दिया है। ऐसे ही याद करेंगे तो जल्दी। पर क्या था? एग्जाम्पल पढ़ने वाले आध्यात्मिक के अंदर जो आदि बल प्रवृत्ति व्याधि होती है उसके अंदर कौन सी व्याधियां इंक्लूडेड है? यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो 3 है, एक के 3 भेद, एक के 3 भेद का एक भेद तरीके से यहाँ पे जो टोटल भेद निकल कर आते हैं वो 7 भेद हो जाते हैं। ठीक है, सबसे विधा पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आदि बल। तो हमने जो आध्यात्मिक में आदि बल प्रवृत्ति पढ़ा था उसके बारे में हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है आदि बल? सभी लोग जानते हैं, जब शुक्र शोणित का संयोग होता है उस समय ही एक बीमारी की नींव रखी जाती है, वो आदि बल प्रवृत्ति कहलाता है ना। तो शुक्र शोणित दोषान्वया, शुक्र शोणित में अगर कोई दोष था उसके कारण जो व्याधि होती है उसको हम आदि बल कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर पूछा भी जाता है डिटेल कि आदि बल प्रवृत्ति होता क्या। जैसे कुष्ठ अर्श प्रवृत्ति, कुष्ठ और अर्श को आचार्य सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा है, जो कि किसका टाइप है? एक आध्यात्मिक का ही टाइप है। तो बोलते ना लेप्रोसी जो कुष्ठ है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जब तक वो अच्छे कर्म नहीं करता तब तक वो चलता ही रहता है। लेकिन अर्श के बारे में हमने मॉडर्न साइंस में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, जबकि अर्श सहज भी होता है ना, पढ़ा तो है, सरस संहिता में पढ़ा है ना, अर्श सहज भी होता है। सुश्रुत में भी पढ़ा हुआ है, फिर सुश्रुत में ही पढ़ा है ना। तो कुष्ठ अर्श आदि बल से अपनी द्विधा। अब ये 2 प्रकार का होता है आदि बल प्रवृत्ति। अब आदि बल प्रवृत्ति में पुनः भेद किए हैं। क्या भेद किए हैं? आदि बल में पुनः 2 प्रकार के भेद किए हुए हैं। एक मातृजन्य आदि बल होता है, मातृजन्य और पितृजन्य, मतलब या तो माता के शोणित में कोई प्रॉब्लम थी या फिर पिता के शुक्र में कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आदि बल हमने पुनः पढ़ लिया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार का? मात्रज और पितृज। ठीक है, अब आता है दूसरा जन्म बल प्रवृत्ति। कौन सा आता है दूसरा? जन्म बल प्रवृत्ति। अब ये जन्म बल प्रवृत्ति के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? चार्ट बार बार निकाल के इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप ऊपर चार्ट को कंप्लीट कर ले, जो आपने बनाया होगा मेरे सामने, है ना। तो जन्म बल प्रवृत्ति जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक मातु उपचारात, मतलब माता पिता ने, सॉरी मातु उपचारात मतलब माता ने वीर्यावस्था में जो भी उपचार किया है उस कारण से होता है। ठीक है, और एक होता है रसजन्य। मातु उपचारात इसको हम क्या बोलेंगे? रसजन्य, या उसने जो आहार रस का सेवन किया था उस कारण से होता है। इसी को हम रसजन्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रसजन्य। दूसरा होता है द्विविद्या उपचार, तो वहां पर 2 भेद बना लेना। जन्म बल में 2 भेद बना लेना। गर्भ के समय माता के मिथ्या आहार विहार का सेवन, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, मिथ्या आहार विहार जन्य या रसजन्य लिख सकते हो, आहार रसजन्य। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है द्विविद्या अवमान, मतलब द्विविद्या अवस्था जन्य। ठीक है, अब जन्म प्रवृत्ति व्याधि के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? नाम याद कर लो ना। पंगु, चाप के अंदर जन्म से ही अंधा है, बहरा है, मूंग में बामन, मतलब हाइट में बहुत छोटा है। इसका एक कोड बनाकर याद करेंगे। जैसे कोई बच्चा हॉस्पिटल में दिखाने आता है, बोलता है सर ये जन्म से ही बहरा है, जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही मूक है, जन्म से ही पंगु है। जिसमें जन्म से ही टर्म आ रहा है वो सारी जन्म बल प्रवृत्ति व्याधि के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो क्या सबको अच्छे से याद हो रहा है भाई? आदि बल प्रवृत्ति क्या होता है? शुक्र शोणित में अगर कोई दृष्टि है तब होता है। कुष्ठ और अर्श इसका एग्जाम्पल है। इसके 2 भेद होते हैं, मातृजन्य पितृजन्य। जन्म प्रवृत्ति जो होता है इसके 2 भेद है। गर्भावस्था के दौरान माता ने जो आहार विहार किया है तो आहार विहार जन्य, या इसी को हम रसजन्य बोल सकते हैं। दूसरा भेद है द्विविद्यावस्था जन्य, है ना। गर्भावस्था में उसने कोई ऐसा आहार विहार की अपेक्षा थी, उसने नहीं खा पाया, उस कारण से भी हो सकता है। ठीक, हमने पंगु जाति का भेद ये सब याद कर लिया। अब तीसरा भेद पढ़ते हैं, नहीं कोई लिखाते या फिर रसप्रथा। यहाँ पर इसका भेद बता दिया है अलग से, यहाँ से याद कर लो कैसा है। एक रसप्रथा मतलब रसजन्य है, दूसरा द्विविद्या उपचार, द्विविद्या उपचार जन्य, ये 2 भेद जन्म बल के। अब आता है दोष बल प्रवृत्ति। दोष बल प्रवृत्ति के 2 भेद हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोष कैसे होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं, शारीरिक होते हैं या मानसिक। या फिर के इसके 2 भेद और बताएं। अमाशय समुद्र, अमाशय से उत्पन्न होने वाले कुछ दोष में प्रॉब्लम है, और दूसरा पक्वाशय समुद्र। ठीक है, अमाशय और पक्वाशय वाला एक भेद हो गया, दूसरा शारीरिक और मानसिक। तो दोष बल प्रवृत्ति को फिर से पढ़ लें। दोष बल प्रवृत्ति में हमने जो टाइप पढ़े 4 टाइप पढ़े, मतलब 2 अलग टाइप पढ़े, 2 अलग। तो अलग में क्या पढ़ा? अमाशय समुद्र, पक्वाशय समुद्र। दूसरा अलग टाइप क्या पढ़ा? शारीरिक और मानसिक। ये सारा मेंशन करना है आपको। यहाँ पे जन्म में क्या लिखोगे? रसप्रथ और द्विविद्या उपचार। दोष बल में क्या लिखोगे आप? शारीरिक और
मानसिक। क्या लिखोगे? शारीरिक और मानसिक। और एक और भेद क्या पढ़ा आपने? अमाशय उत्पन्न और पक्वाशय उत्पन्न। अगर ऐसे करके पढ़ोगे ना तो आपको मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल और लिख लेना, बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा एक ही साथ। ठीक है, क्लियर ना? हाँ, यही बोले ना, अमाशय और पक्वाशय। हाँ, अमाशय उत्पन्न, पक्वाशय उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आध्यात्मिक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या होता है? आदि भौतिक। आदि भौतिक में क्या होता है? संघात बल प्रवृत्ति। आदि भौतिक में एक ही चीज आता है, संघात बल। संघात बल प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है? आगंतुक चीजें आती है। जैसे दुर्बल से बलवत विग्रहात। जैसे कोई व्यक्ति दुर्बल है, बलवान के साथ लड़ाई करने लग जाए, हमको जो व्याधि होगी संघात बल प्रवृत्ति होगी, जिसको हम आदि भौतिक के नाम से जाते हैं। ये दो प्रकार की संघात कैसे कैसे लग सकता है भाई? संघात शस्त्र के द्वारा लग सकता है, या कोई जानवर हमको आके खा लेता हो सकता है। शस्त्रकृता और व्यालकृता कैसा होता है? दो प्रकार का संघात बल प्रवृत्त, शस्त्रकृत और व्यालमृत ना। शस्त्रकृत और व्यालकृतष्ट। व्याल प्रतष्ट, ये दो प्रकार का होता है संघात बल। अब लास्ट वाले पर आते हैं, दैवबल, कालबल, प्रभावबल, जो किसके अंतर्गत आता है? आदि दैविक के अंतर्गत आता है। सबसे पहले देख रहे हैं हम उसमें आदि दैविक में कालबल प्रवृत्ति। कालबल प्रवृत्ति क्या होता है? जैसे कभी अभी जैसे मौसम चल रहा है ठंडी का, लेकिन वर्षा हो रही है ना, कभी वर्षा का मौसम चलता है तो गर्मी पड़ जाती है, तो ये कालबल प्रवृत्ति कहलाता है। शीत उष्णवात आतप वर्षा आदि के द्वारा जो होता है कालबल प्रवृत्ति कहलाता है। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यापन ऋतुकृत, अव्यापन ऋतुकृत है ना। देखो काल क्या है? एक प्रकार की ऋतु है ना, जो काल है दो प्रकार का, उत्तरायण दक्षिणायन, उसमें ऋतुएं होती है। एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कुल मिला के? काल मतलब ऋतु। या तो व्यापक ऋतुकृत है, मतलब ऋतु में व्यापन, व्यापक जैसे अभी ठंडी में ठंडी यहाँ पर वर्षा, ठंडी पड़ रही, वर्षा भी हो रही है, तो ये व्यापक ऋतुकृत हो गया। अब व्यापक मतलब क्या है? गर्मी में गर्मी रहेगी लेकिन उसके बाद भी बीमारी हो रही है, तो वो व्यापक ऋतुकृत कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें दैवबल प्रवृत्ति। तो आदि दैविक में कालबल याद कर लिया, दो भेद याद कर लिया, व्यापक ऋतुकृत, अव्यापक ऋतुकृत। अब दैवबल प्रवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। दैवबल प्रवृत्ति में कौन कौन सी चीजें आती हैं? देव, द्रोह आदि, अभिषक अर्थवर्ण तथा उपसर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पीढ़ी में हमारा सिलेक्शन हुआ था 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, उपसर्गज रूप किस प्रकार की व्याधि के अंतर्गत रखते हैं? आचार्य सुश्रुत है, तो दैव बल के अंतर्गत रखते हैं, है ना। इसको मैं भी पूरा हिंदी से पढ़ाने वाली हूँ। उपसर्गज रूप, तो दैव क्या है? आयुर्वेदा में जो दैव है वो किसको बोला है? देवता को नहीं, देवता को बोला, साथ में उन चीजों को बोला है जो हमको दिखाई नहीं देता। मतलब बहुत से छोटे से वायरस, छोटे से बैक्टीरिया, जिसे संक्रामक रोग होता है। उपसर्गज रोग को ही हम संक्रामक रोग से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी में पढ़े, दैवबल प्रवृत्ति देखते हैं, देवता गुरु ब्राह्मण आदि के साथ अभिद्रोह करने से हमने देवता ब्राह्मण किसी का अपमान कर दिया है, अथवा गुरुओं के अभिशाप से उत्पन्न, अथवा अथर्ववेद अभिचारक मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न, रुग्ण पुरुष के से उत्पन्न संक्रामक ज्वर आदि दैवबल प्रवृत्ति कहे जाते हैं। समझिए दैवबल प्रवृत्ति क्या होता है? उपसर्गज रोग इसके अंतर्गत आता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दैवबल कैसे होता है? भगवान जब गुस्सा आ जाते तो आसमान को बिजली गिरा देते, लोगों को मार देते। भगवान नहीं मारते भाई, वो क्या है? नॉर्मल फिनोमिना है। तो विद्युत शनि प्रताप पहला भेद है, विद्युत गिरने में बहुत सारे लोग मर गए। और दूसरा क्या होता है? पिशाच आदि। तो बोलते ना भूत पिशाच रहते हैं और देवता भी रहते हैं। अगर अच्छी शक्ति देवता रहती है तो बुरी शक्ति भूत पिशाच भी रहते हैं दुनिया में। याद हो गया? विद्युत शनि मतलब विद्युत इंद्र वज्रपात हो गया, दूसरा पिशाच आदि हो गया। ठीक है, इसके फिर से दो भेद किए हुए हैं। क्या भेद किए हुए हैं? पुनश्च दुविधा, संसर्गजा और आकस्मिक। तो वो हो गए, विद्युत गिरा दिया, बिजली गिरा दिया, और दूसरा पिशाच हो गया। तो और होते, एक संसर्गज होता है और एक आकस्मिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है स्वभाव बल प्रवृत्ति। स्वभाव बल प्रवृत्ति क्या होता है? क्षुधा, विपाशा, जरा, मृत्यु, जन्म से ही, मतलब स्वभाव से ही लगती है, है ना। स्वभाव बल प्रवृत्ति मतलब जो हमको स्वभाव से ही होता है। बुढ़ापा एक स्वभाव से ही आता है। स्वभाव मतलब ये चलता रहता है, निरंतर है। ये जरा है, मृत्यु है, स्वभाव से आती है। नींद भी स्वभाव से आती है। ते अपनी दुविधा, ये दो प्रकार का। कालकृताश्च और अकालकृता। भूल जाता है बच्चा एग्जाम में, क्या भूल जाता है कि काल बल प्रवृत्ति के ये दो भेद है, कालकृत अकालकृत। ऐसा नहीं है। काल बल प्रवृत्ति के भेद क्या है? ऋतुएं, व्यापक ऋतुकृत, अव्यापन ऋतुकृत। ये तो स्वभाव के भेद है, कालकृत और अकालकृत। याद कर लो, कोड बना लो। काल का स्वभाव होता है, काल का एक स्वभाव है। स्वभाव बल प्रवृत्ति के कालकृत और अकालकृत दो भेद होते हैं। तत्र परिरक्षणकृता कालकृता, अपरिरक्षणकृता अकालकृता। ठीक है, इस प्रकार से आदि दैविक व्याधियां कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अच्छे से याद हो गया? अब एक श्लोक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेशास्त्र व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम। सारी व्याधि, नो मैम नहीं समझ आया? अच्छा क्लियर हो गया, ओके ठीक है। सर्वेशाम व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्माण एव, सभी व्याधियों का कारण वात पित्त कफ है। ऐसा का ऐसा श्लोक चरक संहिता में पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, और कहाँ पढ़ते हो? अष्टांग हृदय में पढ़ते हो। चरक में जहाँ पढ़ा था यहाँ लिख लो, सूत्र स्थान के 18, 19, 20 नंबर का कोई चैप्टर निकाल के देख लेना, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, रेफरेंस पूछा जाता है इसका। ठीक है, अब आ जाइए धातु प्रदोषण विकार। बिल्कुल चरक सूत्र स्थान के 19 में आपने पढ़ा था। ओके, ऐसे ही याद रखना रेफरेंसेस। चलिए, रस प्रदोषण विकार, धातु प्रदोषण विकार का वर्णन आचार्य चरक ने कहाँ पर किया है बता दो मुझे। ओके, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में। बिल्कुल, चरक जी ने सूत्र स्थान के कौन से चैप्टर में धातु प्रदोषण विकार के बारे में बताया है? तो बता सकता है? आचार्य सुश्रुत ने धातु प्रदोषण विकार का वर्णन कहाँ पर किया है? सूत्र स्थान के 24 नंबर के चैप्टर में। और चरक ने कहाँ किया है? सूत्र स्थान के 28 नंबर के चैप्टर में, विधि सोमिति में, विविध असित पीति अध्याय में किया। चरक ने सूत्र 17 में तो केवल क्षय का बताया है, धातु क्षय के लक्षण बताए। 28 में उन्होंने धातु प्रदोषण विकारों का वर्णन किया है। चलिए, रस प्रदोषण विकार के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको चरक में पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कठिनाई आने ही नहीं वाली। सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपके बने हुए हैं। रस प्रदोषण विकार मतलब क्या होता है? रस में तुष्टि हो गई है, या तो रस में दोष कुपित हो गए हैं, या रस की वृद्धि हो गई है, या रस का क्षय हो गया। ये सारे विकार इसके अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे सब कुछ मिक्सअप मिलेगा, कुछ वृद्धि के लक्षण, कुछ क्षय के लक्षण, कुछ दुष्टि के लक्षण। तो जब भी रस के बारे में हम पढ़ते हैं, हमेशा कफ को कोरिलेट करके याद करते हैं। या तो कफ की वृद्धि के लक्षण या कफ के क्षय के लक्षण हमको यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारा बेस बन गया, कंसेप्ट बन गया, अब याद होगा। तो कफ की वृद्धि में क्या मिलता है? पूरा कफ का याद करके चलो, आराम से याद होने वाला है। ठीक है, जैसे भी वैसे भी बागवती ने बोला है ना, रस की वृद्धि के लक्षण, कफ की वृद्धि के जैसे समझना चाहिए, ऐसा लिखा भी है उन्होंने। अन्य श्रद्धा, खाना खाने में रुचि नहीं होना,
क्यों नहीं होना? कफ बढ़ गया तो अग्नि मंद हो गया, अग्नि मंद हो गया तो खाना नहीं पचा तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, है ना? तो अन्न में अश्रद्धा, अरोचक, अविपाक पूरा याद हो रहा है। अन्न में श्रद्धा ना होना, अरुचि होना, ना पचना, अंगमर्द हो जाएगा, अंगमर्द। ज्वर मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्वर जो है रस प्रदूषक विकार है, पांडु जो है रस प्रदूषक विकार है। लेकिन यही चीज मैं आपसे दूसरे लैंग्वेज में पूछूं कि ज्वर और पांडु कौन से श्रोतो विद्य का लक्षण है? कौन से श्रोतो विद्य का लक्षण है? ये श्रोतस विद्य की बात कर रही हूँ, तो सारे स्थान में पढ़ोगे। यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रही हूँ? प्रदूषक विकार। विद्य मतलब क्या होता है? जैसे हम कुछ किस्सा कर रहे थे तो रस वह श्रोतस पट गया, वेरी गुड। कोई सा श्रोतस कट गया है तो रक्त वह श्रोतस जब कट जाता है, उसका विघन हो जाता है तो ज्वर पांडु मिलता है। लेकिन आपसे प्रदोषज विकार पूछे कौन सा धातु दुष्ट होने पर ज्वर पांडु मिलता है, तो रस में मिलता है। ये सभी बच्चों को क्लियर तो है ना भाई? प्रदोषज विकार क्या होता है, विद्य का लक्षण क्या होता है। फिर क्या देखेंगे? रिलास। कफ जब बढ़ जाता है तो हम कफ वृद्धि से याद कर रहे हैं, कफ जब बढ़ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि गले से निकल रहा है और क्या होगा? आतृप्ति। ना खाने पर भी तृप्ति का होगा, तृप्ति है, आतृप्ति नहीं है। नहीं खाने पर भी ऐसा लगे खाया हुआ भी अग्नि मंद है, खा ही नहीं पा रहा, पच भी नहीं पा रहा, गौरव है ना? और मतलब हृदरोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रस प्रदोषज में हृदय रोग भी आया हुआ है, क्योंकि रस जो होता है हृदय में ही रहता है। पांडु आ गया तो रस पहले पढ़ते हैं, रस बाद में पढ़ते हैं। रस में क्या है? पांडु है, रस में क्या आ जाएगा? कामला है। तो याद रखेगा पांडु के बाद कामला होता है। पहले बाद ऐसे भी हो सकता है स्वतंत्र, लेकिन अधिकतर आचार्यों ने ऐसा बोला कि पांडु के बाद कामला आ जाता है। ठीक है, फिर क्या है? पांडु रोग, मार्ग, उपरोध, कार्य, वैरस्य, दुबलापन। दुबला भी हो जाता है बेचारा, रस क्षय हो जाएगा, कफ क्षय हो जाएगा, दुबला हो जाएगा व्यक्ति, है ना? वैरस्य होगा, अंग साध होगा, और अकाल में बलि पलित, मतलब अकाल में बुढ़ापा नहीं आया लेकिन बूढ़े जैसे दिखने लग गए, बाल पकने लग गए हैं, झुर्रियां आ जाए, अकाल में बलि पलित। तो याद कर लीजिए, कभी कभी क्या होता है, सही से खाना नहीं खाते, हमारा रस क्षय हो जाता है, आहार नहीं बन रहा तो रस भी नहीं बन रहा, तो हमारा चेहरा एकदम झुर्रियां दिखाई देने लगती है ना, तो अकाल में बलि पलित, है ना? दर्शन मतलब ये दिखाई देने लगता है। ये रक्त प्रदूषक विकार। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ चले रक्त प्रदूषक विकार के बारे में बात करें। रक्त में पूरा तरह का याद रखो, आपको क्या पढ़ा था? सारे स्किन की प्रॉब्लम किसमें आती है? रक्त प्रदूषक विकार में आती है। ठीक है, तो कुष्ठ है, विसर्जित स्किन है ना, स्किन में पीलिका है, नीलिका, मशक, नीलिका, तिल कालक, न्यक्ष, व्यंग, इंद्रलुप्त बहुत इंपॉर्टेंट। इंद्रलुप्त मतलब क्या है? गंजापन। अकाल में पलित होना, बाल पकना, रक्त प्रदूषक। गंजापन किसका है? रक्त प्रदूषक। बोलते भाई खून में ही खराबी हो गई, सारे बाल झड़ गए मतलब इंद्रलुप्त हो गया। प्लीह करके आता है, प्लीह मतलब क्या है? प्लीहावृद्धि, प्लीह करके आएगा। प्लीहावृद्धि जो है रक्त प्रदूषक विकार में आता है। और कहाँ आता है प्लीहावृद्धि? मेद क्षय में भी आता है, लिख लो प्लीहावृद्धि मेद क्षय में। क्रिया सारी में आपका ये हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से याद हो होगा। सही लग रहा है मुझे कि गलत लग रहा है? विद्रदी होना, पकना वकना रक्त भी कराता है। गुल्म, गुल्म में आप कोड बनाकर याद कर लो, रक्तज गुल्म। यहाँ पे ओनली गुल्म है, रक्तज गुल्म नहीं है, हमने कोड बनाया। अच्छा सही लग रहा है, थैंक यू। रक्तज गुल्म कोड है। वात शोणित, नाम ही शोणित है भाई, तो शोणित में आएगा, है ना? फिर अर्श है, अर्बुद है, अर्श और अर्बुद, हाँ बिल्कुल प्लीहावृद्धि बहुत आंसर लगेगा, बिल्कुल। शोणित, अर्शो, अर्शो, अर्बुद, अर्श और अर्बुद को पेंडिंग रखिएगा, लास्ट में बताऊंगी। अंगमर्द, असरकदर, असरकदर मतलब वही है, असरकदर में रक्त रहेगा, रक्त पित्त में रक्त रहेगा, ये रक्त प्रदूषक विकार है। और बाकी पकना वकना सभी ही कराता है। गुदाव, नेत्र, मुख आदि का पाक किसके बिना नहीं होता? पित्त के बिना। तो यहाँ पे रक्त के समान ही पित्त होता है, तो पाक भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं, मांस दृष्टि के लक्षण। तो मांस में हिंदी में रक्त गुल्म लिखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा रक्त गुल्म लिखा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं लिखा है, गुल्म करके आएगा। ये हमने कोड बस बनाया था, रक्त गुल्म नहीं। प्लीहावृद्धि दोनों आंसर लगेगा, हिंदी में क्वेश्चन पूछता है ना, तो अगर प्लीह के साथ प्लीह अकेला तो देगा नहीं, है ना? इंद्रलुप्त, प्लीह, विद्रदी, पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा तब अकेला जाएगा, बहुत लगना चाहिए क्वेश्चन, फिर आंसर गलत लगा होगा उसको। प्लीहावृद्धि में बहुत आंसर जाएगा, प्लीह मतलब कुछ नहीं होता ना, प्लीहावृद्धि भी होता है। ये रक्तज गुल्म लिखा है, तो वैसे गुल्म भी याद कर लो। वैसे इस गुल्म का मतलब रक्तज गुल्म ही लिया होगा कि रक्त जब इकट्ठा होता है ना, और तभी रक्तज गुल्म बनता है, तो रक्त प्रदूषण में रक्तज गुल्म भी आएगा। वैसे अकेला गुल्म भी आ रहा है तो आपका आंसर भी यही होना है, रक्तज गुल्म होगा तब भी यही होना है। क्या बोल रहे हैं? अग्निमांद, अच्छा अंगमर्द, हाँ बिल्कुल अंगमर्द यहाँ पर भी है, ऊपर भी था। ठीक है, इसमें माइनस का क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाना चाहिए, अंगमर्द वाला कोई ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। मांस की दृष्टि में देखते हैं, अधिमांस जिनमें मांस हो, अर्बुद, अर्श को छोड़ दो, बाद में याद कराऊंगी। जहां पर कोई एक्स्ट्रा चीज हो, मांस में और ज्यादा मांस, जीवा में और ज्यादा जीवा होगी, अधिजीवा, उपजीविका, उपकुश, गलशुंडिका, अधिकतर दंत मूलगत रोग भी है, मुख रोग ज्यादा आए हैं, उपकुश, गलशुंडिका, एक्स्ट्रा कुछ निकल रहा है। अलर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, अलर्जी मांस प्रदूषक विकार है। मांस संघात, ओष्ठ प्रकोप, ओष्ठ प्रकोप में ओष्ठ प्रकोप की इंपॉर्टेंट है। धातु प्रदूषक में दोनों के अनुसार प्रायोरिटी चलेगी, यहाँ पर ना शरत की ना सुश्रुति पूछा जाएगा अगर, और ना ही बागवट की चलती है ना। सिंपल यहाँ पर रेफरेंस देके क्वेश्चन पूछेगा, या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं बनाएगा जो हमको कंफ्यूज करे। फिर भी अगर आपको चूज करना हो तो काय चिकित्सा बेस चूज कर सकते हो, चरक संहिता के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं ना, आपको चरक संहिता के अकॉर्डिंग ही लगाना। वैसे एग्जामिनर पूछते हैं चरक के अनुसार, बागवट के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, ऐसा स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके दो गलगंड, गंडमाला, तो एक्स्ट्रा चीज है, गलगंड होना, गंडमाला होना, सब कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आता है मेद। मेद में क्या है? ग्रंथि, वृद्धि, ग्रंथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांस से हमने कहीं ग्रंथि नहीं पढ़ी है, कहां पर ग्रंथि पढ़ी है? मेद में पढ़ी है। तो गांठें जो होना, मेद क्या? मेदोज ग्रंथि करके याद करना, कोड बना लो, मेदोज ग्रंथि, है ना? मेदोज ग्रंथि और वृद्धि मतलब मेदो वृद्धि है, गलगंड और गलगंड अर्बुद। देखो गलगंड यहाँ पर आया है, गलगंड गंडमाला वहां पर आया, इसको पेंडिंग छोड़ दो, अभी याद कराऊंगी। जो चीज रिपीट में लास्ट में याद कराने वाली। मेदोज ओष्ठ प्रकोप, केवल ओष्ठ प्रकोप आएगा तो मांस है, मेदोज ओष्ठ प्रकोप आएगा तो कहां पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेदोज का समूह छेदन करते हैं, बिल्कुल सही। फिर क्या लिखा है? मधुमेह, अतिस्थौल आदि, मधुमेह, अतिस्थौल, अतिस्वेद आदि रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे हम चरक संहिता पढ़ के आए थे मेदोज प्रदूषक विकार में कि प्रमेय के और अतिस्थौल्य के लक्षण यहाँ पर मिलते हैं, प्रमेय के पूर्व रूप आदि यहाँ पर मिलते हैं, मेद नहीं पढ़ा था। तो मेद फैट ज्यादा बढ़ जाता है, मधुमेह के व्यक्ति में अतिस्थौल्य
मेद ज्यादा होगा, मेद कमल क्या होता है, स्विफ्ट, अति स्विफ्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अस्थि वाला देखते हैं तो अध्यास्थी, अधिदंत, अस्थि, तो सारे अस्थि अस्थि वाले हैं, कुछ याद ही नहीं करना है ना। अध्यास्थी, अधिदंत है, अस्थि है, शूल है, पुनः है, सारे अस्थि के अंतर्गत आते हैं। मज्जा में याद करना है तमो दर्शन, जितनी भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो हमको हमेशा मज्जा में पढ़ने को मिलता है, चाहे कोई विष वाला दोष हो, नहीं पड़ी, चाहे कल्प स्थान में आपने विष के भेद पढ़े हैं, अलग अलग भेद पढ़े हैं, वहां पे मज्जा में आता है। मज्जा क्या है, बोन मेरो क्या बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड की जब कमी होती है, हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो एनीमिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। मज्जा में एनीमिया के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। कैसे, तमो दर्शन, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, एनीमिया में मिलता है। मूर्छा होना, क्या, चक्कर खा के गिर जाना, है ना। भ्रम क्या है, नहीं अक्षरग्लानि, अक्षरग्लानि नहीं पढ़ना अभी, विकलांग लक्षण आया था, अक्षरग्लानि बिल्कुल सही तरफ नहीं आता है। तो भ्रम होना, पर्व स्थूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्व स्थूल, पर मतलब ये छोटी वाली हड्डियां, कहीं आप इसका आंसर अच्छा लगा दे। पर्व स्थूल मतलब ये होता है यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियां हैं, इनके अंदर क्या भरा था, मज्जा भरा था, हड्डियों के अंदर मज्जा भरा था। अगर ये मज्जा जो है क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, मज्जा ज्यादा हो गई, पुष्टि हो गई, तुम्हारी हड्डियां बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी। पर्व स्थूलता अस्थि वाला नहीं है, मज्जा वाला। ठीक है, तथा व्रणों का होना, स्थूल मूला, रुजा, जन्म, नेत्र विषंद बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र वाली सारी प्रॉब्लम यहीं पर होनी है, इत्यादि रोग यहाँ पे होते हैं, व्रणों को होना और नेत्र विषंद आदि रोग। अब शुक्र में देखते हैं, क्लैव्य होना शुक्र में ही मिलेगा, क्लैव्यता जो है नपुंसकता शुक्र में मिलता है। और दूसरे आचार्य ने कहां पर बोला है क्लैव्य कहां मिलता है, क्लैव्य का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, दो आंसर लगता है, एक रस भी होता है और एक शुक्र। सबसे पहले धातु, सबसे आखिरी धातु, दोनों आंसर इसके जाते हैं। किसी और आचार्य ने बोला है शुक्र अश्मरी होना, शुक्र दोष होना, सब इसमें हमको मिलेगा। ठीक है, अब कंक्लूड कर दूं जरा, देखो अभी मैं बीएचयू ओपन का पेपर सॉल्व कराई हूं, आज 2 पार्ट किए हैं। इसी क्लास में इंटरनल, बीएचयू इंटरनल और ओपन 2007 के पेपर सॉल्व कराए थे, उनमें आया हुआ है, क्या आया है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो अर्बुद है वो कौन कौन सा धातु प्रदोषण विकार नहीं है। 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें और दिया था कि सभी धातु प्रदोषण विकार के अंतर्गत आता है अर्बुद। अर्बुद में कितने अक्षर हो गए, 3 अक्षर हो गए। 3 अक्षर से 3 धातु लिख दो, रस, रक्त और मांस। अर्बुद जो है रक्त, रक्त, मांस तीनों प्रदोषण विकार है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अर्श में कितने अक्षर आते हैं भाई, अर्श में 2 अक्षर आते हैं, तो लास्ट की 2 धातु का नाम लिख दो, रक्त लिख दो और मांस लिख दो। ठीक है, अब देखते हैं गलगंड। गलगंड लिख लिए, गलगंड में गल और गंड 2 स्थान है, दो चीजें हैं, तो हम इसको 2 धातु लिख देंगे, क्या, मांस लिख देंगे और मेद लिख देंगे, जबकि मांस में गलगंड गंडमाला दोनों है, लेकिन गलगंड जो है मांस मेद में आता है, मतलब मेद में गलगंड आता है, गंडमाला नहीं आता। ठीक है, ये हमने कंक्लूड कर लिया, क्लियर है। जब हाँ, अब नेक्स्ट लिखते हैं, जब दोष मलों के आयतन में उत्पन्न होता प्रकार के विकार, मल मूत्र आदि का संग, अर्बुद हाँ है ना, मेद में है, अर्बुद मेद में है। ग्रंथि, गद्दी, गलगंड, अर्बुद, गलगंड, अर्बुद, रस में हाँ, रस रक्त मांस कर दिया हमने, रस रक्त मांस नहीं लिखो, रक्त मांस मेद है, रक्त मांस मेद है, गलती से रस नहीं करना, रक्त मांस मेद। ओके ठीक है, उसको करेक्ट कर लो। हाँ, रस नहीं है, उसको सही कर लो, रक्त मांस मेद, और अर्श में रक्त मांस है और गलगंड में मांस और मेद है। अर्श में रक्त और मांस है, 2 धातु है, गलगंड में मांस और मेद है। ठीक है, अब इंद्रियों में, इंद्रिय जन आयतनों में अगर हो गया, प्रदूषण विकार हो गया, तो जब 2 इंद्रियों के आयतनों में होकर होते तब इंद्रियां अपने अपने अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती, संतुष्ट होती है। धातु और विकारों पर संक्षिप्त वर्णन किया गया है, विस्तार का कारण चिकित्सा प्रत्येक रोग के साथ आगे उत्तर तंत्र में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, पता है, स्थान संशय का श्लोक जो है सुश्रुत सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर में देखने को मिलता है, और 21 के बाद 22 में नहीं है, 23 में नहीं है, 24 में आता है। कुपितानाभि दोषाणाम शरीरे परिभावतम यत्र संग खावे गुण्यात व्याधि सत्व पिचाते। कुपित हुए 2 शरीर में इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, जहां पे उनको खावे पुण्य मिलता है वहां पे वो व्याधि को उत्पन्न करते हैं। तो एक प्रकार का ये स्थान संशय का श्लोक ही है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्याधि की उत्पत्ति में कारण क्या है, व्याधि उत्पत्ति में कारण, एक क्वेश्चन ही लिख के बता रही हूँ। व्याधि की उत्पत्ति में कारण होता है, पहला ऑप्शन है आपका खावे पुण्य, दूसरा है स्थान संशय, तीसरा है पूर्व रूप, चौथा है ऑल। देखो होता क्या है, जो तीनों चीजें हैं ये स्थान संशय अवस्था में आती है। स्थान संशय जो क्रिया काल है हमारा, सभी क्रिया काल के अंतर्गत आता है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं, तो ऑल आंसर नहीं करना। खावे पुण्य स्थान संशय अवस्था में मिलता है, स्थान संशय अवस्था में मिलता है, पूर्व रूप स्थान संशय अवस्था में मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी पीजी में भी आया हुआ प्रीवियस पेपर। तो हमसे क्या पूछा था, व्याधि उत्पत्ति में कारण क्या है। दोस्त तो आराम से अपने रास्ते पे चल रहे थे, अब उनको यहाँ गड्ढा मिल गया तो बेचारे यहाँ बैठे ना, तो यही तो रोग का कारण था। व्याधि उत्पत्ति का गड्ढा, खा वैगुण्य हुआ, वहां पर रोग आए, रुके, खावे वैगुण्य हुआ, उसके बाद स्थान संशय, उसके बाद आता है पूर्व रूप अवस्था। सबसे पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सब कुछ क्लियर, अच्छे से याद हो गया, चैप्टर बड़ा, सब कुछ क्लियर, अच्छे से याद हो गया, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। धातु प्रदोषण विकार बहुत पूछे जाते हैं, व्याधियों के सबसे विविध प्रकार, उनके एग्जांपल है ना, जैसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी ना। कुष्ठ और अर्श कौन सी व्याधि के अंतर्गत आता है, सब टाइप बताना है ना, मेन टाइप नहीं बताना आपको। कुष्ठ, अर्श, आदि बल, जन्म, दोष बल किसमें आता है, नहीं नेक्स्ट चैप्टर कल से नहीं, वैसे कल आधे घंटे की क्लास हुई थी हमारी, स्लाइड चली गई बिल्कुल। अरे नहीं भाई, हम क्या पूछ रहे हैं, कुष्ठ और अर्श, आदि बल, बिल्कुल सही। औपचारिक रोग कहाँ पर आता है, औपचारिक रोग, रसजन्य और द्वैरद्यावस्था जन्य किसके सब टाइप है, रसजन्य, द्वैरद्यावस्था जन्य, पंगु, जात्यंत, बधिर किसमें आता है, सुनते जाओ, फिर लास्ट में पूछूंगी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। शस्त्रकृत और व्यालकृत किसका भेद है, जरा मृत्यु, क्षुधा, विपाशा किस प्रकार की व्याधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतने ही, धातु प्रदोषण से नहीं पूछूंगी, बड़ा इजी सा टॉपिक था। अगला चैप्टर शुरुआत कर देते हैं, शस्त्र कर्म, पंचविंशति अध्याय, अष्टविध शस्त्र कर्म। ठीक है, अच्छे से याद हो गया, समझ में आ गया सभी को। ओके, चलिए सूत्र स्थान का 25 नंबर का चैप्टर, ये मैं आपको शल्य तंत्र के
सब्जेक्ट का जो नोट्स है उसमें से पढ़ाऊंगी, पैरेलल पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं ताकि जो हमने डाला ना टॉपिक में वो अपना कवर हो जाए, ठीक है। ओके, खाना साथ में खाते खाते पढ़ दो। करेंगे में कौन सा कर्म करते हैं, है ना। चलो ओके, चलिए थैंक। और शस्त्र कर्म से आपको दो जगह फायदा मिलने वाला है। एक तो आपको खुद यहाँ पर 25 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरा उत्तर तंत्र में काफी फायदा मिलने वाला है। कौन से नेत्र रोग में कौन सा कर्म करते हैं, है ना। 25 नंबर का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अष्टविध शस्त्र कर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मैंने आपको बोला था कि हम इसको शल्य तंत्र के नोट से पढ़ेंगे, है ना, कंपेयर करके। पेज नंबर बता दीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है अष्टविध शस्त्र कर्म का पेज नंबर। बहुत से बच्चे फिर क्या है 8 से 9 बजे अटेंड नहीं कर पाएंगे ना, इंटर्नशिप रहती है, किसी का कॉलेज रहता है, इसलिए पेज नंबर 9 पर है। अष्टविध 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हुए हैं, उनमें पहला पढ़ने जा रहे हैं हम छेदन। तो पूरा समझकर याद करेंगे, बहुत कम कोड बनाना है ना, तो याद करते चलेंगे। छेदन मतलब क्या होता है, एक्सीजन। छेदन को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एक्सीजन बोल सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं, छेदन को काटकर अलग कर देना, काटकर अलग करना। क्या बोल रहे हैं, हाँ आपके पास नहीं है संहिता से देख लीजिए, है ना। ये मैं याद कराने में आसानी होगी इसलिए मैंने इसको ओपन किया हुआ है। एक्सीजन, एक्सीजन मतलब क्या होता है, काटकर अलग कर देना। तो किन किन चीजों को काटकर अलग करेंगे जहां पर कोई भी चीज की एक्सिस में वृद्धि होती है। जैसे अर्श, क्या है ये एनस है, यहाँ पर क्या बन गया था, अर्श बन गया था। तो अर्श को हम क्या करेंगे, काटकर अलग कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं ना, डिस्कस कर लेंगे। अर्श को क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको हम काटकर अलग कर देंगे। अर्बुद क्या है, ये भी एक प्रकार का गांठ है जिसको हम काटकर अलग कर देंगे। अब भगंदर में एक षटकोणक भगंदर आ गया, एक भगंदर का नाम आ गया। तो देखो मॉडर्न साइंस वाले क्या करते हैं, आयुर्वेद में भी यही कर रहे हैं ना, छेदन कैसे करना है, 4 सूत्र बांधकर उसका छेदन कर देते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस वाले क्या करते हैं, पूरा भगंदर की ओपनिंग जहां जहां रहती है ना, पूरा स्पेस ही कट कर देते हैं। तो भगंदर को भी हमने उसको काटा, उसमें से पस निकाला, साफ कर दिया, तो भगंदर का छेदन कर दिया, ठीक है। कवच ग्रंथि, देखो ग्रंथि है, एक नोड है, चाहे वो अर्श का नोड हो, चाहे ग्रंथि का नोड हो, चाहे अर्बुद का नोड हो, सभी को काटकर अलग करना पड़ेगा। व्रण नाम से आया है नाड़ी व्रण। नाड़ी व्रण मतलब वही भगंदर जैसा समझ लो कि वहां पर एक नाड़ी व्रण बन गया है, भगंदर की ओपनिंग जैसा रहता है, उसमें भी हमको छेदन करना है। अस्थि मांसगत शल्य, अस्थि के अंदर मांस के अंदर एक शल्य पड़ा हुआ है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको स्पेस को काटना पड़ेगा तभी तो बाहर निकालेंगे। बगैर काटे शल्य निकलेगा कैसे, नहीं निकल पाएगा ना। तो अस्थि मांसगत शल्य में शल्य को निकालने के लिए स्पेस को काटना पड़ेगा। स्नायु मांस सिरा को, कोच मतलब होता है गंग्रीन। अगर कोच में गंग्रीन में हम उस पार्ट को कट नहीं करेंगे तो गंग्रीन और ऊपर तक बढ़ जाता है। किसी के पैर में गंग्रीन हो गया, पैर को ही काट दिया जाता है, ठीक है। अघ्रुष, अघ्रुष को पढ़ लो धनुष। धनुष लेकर हमने हाथी की सूंड को काट दिया, धनुष लेके हाथी की सूंड को काट दिया तो क्या हो जाएगा, धनुष से अघ्रुष। शुंडी का मतलब सूंड को काट दिया। ये चीजें ना मैंने ऐसे याद की तो मुझे आज तक याद, मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको प्रीवियस ऐसा पेपर सॉल्व कराती हूँ, मुझे चीजें आती, मुझे आसानी से बन जाती, आपसे भी बनेगी, है ना। तो सूंड को कैसे काटा, धनुष लेकर। बर्फ अर्बुद, चाहे ऐसा अर्बुद हो, चाहे बर्फ में अर्बुद हो, सभी को हमको काटना पड़ता है। अघ्रुष जो होता है तालुगत रोग में आता है ना, यहाँ पे तालुगत रोग है, मुख्य रोगों में पढ़ोगे निदान स्थान के 16वें चैप्टर, ठीक है। चर्म कील, चर्म पर स्किन पर एक कील लगी है, उसको काटना पड़ेगा। चर्म कील, चर्म पर स्किन पर एक कील लगी है, उसको काटना पड़ेगा। तिल बड़ा हुआ है, उसको काटना पड़ेगा। ज्यादा मांस हो गया है, उसको काटना पड़ेगा। तो मांस, मांस वाली बहुत सी चीजें हैं, अधि मांस, मांस संघात, मांस 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 में काटना। और एक शुद्ध रोग याद कर लो, बाजऊ, बाजऊ उपदंश नहीं आता है शुद्ध रोग में, है ना। वाल्मीकि जतुमणि तो आता है, तुमने बाजऊ याद कर लिया, बा से वाल्मीकि, जा से जतुमणि, उससे हो जाएगा उपदंश। इसमें क्या करते हैं, अलास, अलास कंठस्थ नहीं होता, अलास मुख जिभागत होता है। आलस कर करके याद करोगे, मैं तो नहीं भूल रही हूँ, कहीं चेक कर लो भाई, आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं मेरे कंपैरिजन। दिमागत है ना, कंठगत नहीं, दिमागत, ठीक है। इतना समझ आ गया। और तुंडी कैरी, ये शिफ्ट हो गया भाई। तुंडी कैरी जिसके नोट्स में यहाँ पर लिखा है, इधर से कट कर लो, यहाँ पर लिख लो, तुंडी कैरी यहाँ पर है, कुछ नाम शिफ्ट हो गए, है ना। तुंडी कैरी इधर है। इतना याद हो गया, अच्छे से समझ आ गया। अभी हमने याद नहीं किया, केवल समझा है, बाकी जब हम रिवीजन करते हैं ना पीछे का तब याद होता है। भेदन कर, भेदन में भा से भेदन, भा वाली चीजें ना आके वहां से बहुत सारी चीजें भेदन में आई हुई है, जैसी विद्रति। भेदन मतलब क्या होता है, इंसीजन देना। इंसीजन मतलब क्या होता है, हिंदी में लोकल लैंग्वेज में चीरा लगाना। कहाँ कहाँ चीरा लगाते हैं, यही है, इसमें अलग हो गया, जिसके बाद मुझसे पता उसके लिए मैं बोल रही हूँ। भेदन मतलब इंसीजन, इंसीजन मतलब क्या होता है, चीरा लगाना, ठीक है। तो विद्रति में क्या होता है, पस बन जाता है, उसको हम चीरा लगा के उस पस को अलग कर देते हैं। विद्रति में बेस्ट कर्म, विसर्ग में बेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक संहिता से आंसर नहीं लगता, सुसु से लगता है। विसर्ग की बेस्ट, विसर्ग में कौन सा कर्म करते हैं, सबसे कम भेदन करते हैं, ठीक है। विद्रति में पस बन गया, अब वृद्धि। अब यहाँ पे वृद्धि कौन सी वृद्धि होगी, मूत्र वृद्धि नहीं है, यहाँ पर वृद्धि आंत वृद्धि से हम ले सकते हैं, दूसरे प्रकार की वृद्धियां। मूत्र वृद्धि में वेदन करेंगे, मूत्र जहाँ पे भरा है वहां पर पंक्चर करके निकालेंगे, वेदन करके। लेकिन वृद्धि जहाँ पर है, जहाँ पर आंत्र है, वहां पे हम इंसीजन देकर वहां से फंसे हुए चीजों को निकाल देंगे, है ना। तो वृद्धि, वृद्धि और विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड बनाना शुरू कर रही हूँ, सर्प, सर्प के। और लास्ट में भले ही आज एक ही टॉपिक हो पाए क्लास में, लेकिन आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछूंगी, सर्प के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने सर्प के 5 भेद बताए हैं, चरक ने सर्प के 3 भेद बताए। तो भेद से याद हो जाएगा कि हम ये भेदन करने पड़ रहे हैं, ठीक है। एक होता है व्रण शोक, देखो विद्रति को चाहे व्रण में शोक हो जाए, शोक और शोक अलग अलग चीजें होता है, लेकिन हम इसको शोक करके याद कर लेंगे। शोक मतलब कदीमा, मतलब वहां पे कुछ फ्लूइड भरा
हुआ है, प्रिंसिजन देखिए उसको निकाल देंगे। नाड्यो करके आया है, छेदन भेदन लेखन, तीनों में नाड़ी नाड़ी व्रण आएगा, लेकिन अलग अलग संदर्भ में आएगा। छेदन में व्रण नाम से नाड़ी व्रण आया है, छेदन में नाड्यो नाम से नाड़ी व्रण आया है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाड़ी व्रण में कौन सा कर्म करते हैं, तो छेदन भी करते हैं, भेदन भी करते हैं। लेखन वाले में अभी लेखन वाले में आएगा, बताऊंगी अभी कुछ कोड बना के। ये विसर्ग ऑल टाइप ऑफ विसर्ग है, नहीं ऑल टाइप ऑफ विसर्ग, सारे प्रकार के विसर्ग में किया जाता है। विद्रधि में सन्निपातज विद्रधि को छोड़ के सारी विद्रधि में किया जाता है। यहाँ पे सारे प्रकार के विसर्ग पातज पित्तज कफज में किया जाता है, सन्निपातज नहीं है, तो इसलिए याद करेंगे, है ना। ओके चलिए, व्रण शोक नाट्य हो गया। विदारिका, तो मैंने बताया ना कि भा वाले में बाबा चीजें आई हैं, तो विदारिका है, गंध है, गंध और विदारिका। ग्रंथि त्रय, तीन प्रकार की ग्रंथि कौन सी, वातज पित्तज कफज ग्रंथि में किया जाता है, तो ग्रंथि त्रय नाम से है। अब ये क्या हो गया, ग्रंथि के भेद हो गए। तो कफज ग्रंथि अगर आएगा, कफज ग्रंथि आएगा तो कफ कैसा होता भी, सॉलिड होता है। तो कफज ग्रंथि में हमको काटना पड़ेगा, छेदन करना पड़ेगा। ओनली ग्रंथि में क्या कर देंगे, तीनों ग्रंथि में भेदन कर देंगे। तो आपको एक क्रम याद करना पड़ेगा, छेद्यम भेद्यम लेख्यम। पहले छेदन आया, फिर हम भेदन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कफज ग्रंथि पढ़ा था, यहाँ ग्रंथि त्रय पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने व्रण पढ़ा था नाड़ी व्रण के लिए, यहाँ पे नाड्यो पढ़ रहे हैं नाड़ी व्रण के लिए। तालु पुप्पुट, दंत पुप्पुट, क्या हो गया, भेद हो गया ना, एक दंत पुप्पुट वाला भेद, एक तालु पुप्पुट, इनके भेद पढ़ लिए भेदन में। गिलायु का आयु अंडरलाइन करो, गिलायु का आयु, आयु के भेद होते हैं कितने, चार प्रकार के, हितायु, सुखायु, दुखायु, हित अहित सुख और दुखायु, चार प्रकार की आयु के भेद, तो भेद से भेदन। फिर तुम्भी कैरी पढ़ा हमने, कैरी में बड़ी कैरी, मझली कैरी, छोटी कैरी, है ना। तो कैरी में बहुत सारे भेद होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो के तीन भेद होते हैं आयु के। तो कैरी, बड़ी वाली कैरी जब पक जाती है, छोटी वाली कैरी तो बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो आम बन जाता है, तो आम आपको इसी तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। अब स्तन रोग, स्तन रोग के भेद होते हैं, 5 होते हैं स्तन रोग के भेद ना, कुछ लोग अलग अलग बताएं, लेकिन ज्यादातर स्तन रोग के 5 भेद, स्तन में 2 से अलग अलग 5 होते हैं। चमेय पीलिका के भेद होते हैं, चरक के 7 हैं, काश्यप के 8 हैं, भुज के 9 हैं, चारंगधर, सुश्रुत, बागभट, सुश्रुत, बागभट, चारंगधर और माधव, इनके कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। शुद्ध रोग के भेद होते हैं, कितने शुद्ध रोग होते हैं टोटल, किसी ने 43 बोले हैं, किसी ने 44 बोले हैं, ये भेद हमने बता दिए, ठीक। अलर्जी जो है इसमें क्या करते हैं, भेदन कर्म और मांस प्रदोषण विकार भी होता है, नेत्र रोगों में भी आता है। तो अलर्जी कई भेद है, कोई नेत्र रोग का भेद हो गया, कोई प्रमेय पीलिका का भेद हो गया, कोई मांस प्रदोषण विकार हो गया, तो अलर्जी के भी कई टाइप के भेद होते हैं। अश्वरी में क्या करते हैं, अश्वरी का एक कोड बना के याद करेंगे, अश्वरी की आभा, अश्वरी की क्या होती है, आभा होती है। आ से अश्वरी, आ से क्या करेंगे, आहरण कर्म भी करेंगे आगे जाके अश्वरी में, आ से हो जाएगा भेदन, अश्वरी की आभा, आहरण और भेदन दोनों करते हैं। मेदो रोग के भेद होते हैं, कैसे भेद होते हैं, अति स्थौल्य होता है व्यक्ति, है ना, ऐसे अलग से भेद तो नहीं बताया, ये पढ़ा है कि मेदो रोग कई टाइप से हो सकते हैं, ठीक। अवमंथक कुंभिक अनुशय कुछ तरीका, तो यहाँ पर कुछ सुख दोष टाइप से, कुछ क्षुद्र रोग टाइप से आ गए नाम, कुछ क्षुद्र रोग है, कुछ सुख दोष है ना। तो अवमंथ है, कुंभिक अनुशय कुछ तरीका अपन कहाँ पढ़ते हैं, सुख दोष में पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये भी किस नाते भेदन में, यहाँ पे हमने बाजो याद किया था, वाल्मीकि चतुर्मार्ग उपदर्श में भेदन करते हैं, बाकी यहाँ पे आपको 4 याद करना पड़ेगा। कुंभिक अब अलग अलग याद कराते हैं। देखो क्या था, एक लड़की शयन कर रही थी, शयन मतलब सो रही, अचानक से उसको याद आ गया कि मेरे मटके में पानी नहीं है, मैं पानी भरने चली जाऊं क्या, है ना। ये चीज मैं आपको कुछ शालक में सर पढ़ाते नहीं पढ़ाती, लेकिन इसका कोड है शालक में। तो लड़की शयन करती रहती है, अनुशयी, मटके में पानी खत्म हो जाता तो वो नदी जाती पानी भरने के लिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, सबके मटके भेद देते थे, तोड़ देते थे, कैसे, पुष्पों से तोड़ते थे, पत्थर से नहीं, पुष्पों से भेदन कर देते थे। अनुशयी पुष्पों से, पुष्परिका कुंभ को तोड़ दिया, कुंभिक, और अवमंथ करके याद कर लेना कि उसके अंदर जो मथा हुआ, मठा रखा था, दही रखा था, वो गिर जाता, क्योंकि मटके का भेदन हो गया। तो ये ट्रिक आप भूलोगे नहीं, हाँ तोड़ देते थे मटके को, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेखन कर्म। लेखन कर्म कहाँ करते हैं, स्क्रैपिंग। हमको यही टॉपिक पढ़ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना, याद हो जाए। लेखन जहाँ पर हमारे पास ऊपर कुछ लेयरिंग होती है ना, एक बार पढ़ लिया, अभी मैं एक बार पूछूंगी, याद हो जाएगा। लेखन जहाँ पर हमको स्क्रैपिंग करना है, कोई लेयर है, वहाँ पे हम लेखन कर्म करते हैं। लेखन मतलब होता है स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग मतलब होता है कुचकर निकाल देना, ठीक है, कुचकर निकाल देना। तो रोहिणी, वातज पित्तज कफज और रक्तज रोहिणी में करते हैं। तो यहाँ पे जो रोहिणी है, क्या होता है, वहाँ पे स्क्रैपिंग मतलब मेम्ब्रेन बन जाती है, डिप्थीलिया जिसको हम मॉडर्न में बोलते हैं, गले पर मेम्ब्रेन बन जाती है, तो स्क्रैपिंग करके निकालना पड़ता है, ठीक है। स्किन वाली सारी प्रॉब्लम जैसे क्लास हो गया, कुछ हो गया, स्क्रैपिंग करके निकालोगे। जिह्वा के ऊपर जिह्वा है, जिह्वा के नीचे जिह्वा है, स्क्रैपिंग करके निकालोगे, ना। तो उपजीविका, अधिजीविका, वर्त मरोग, तो जो नो होते हैं ना, वो लिप्त होते हैं। लिप्त व्याधियां कितनी है, टोटल 9, और टोटल 9 की 9 जो है वो वर्त मरोग है ना, वर्त मतलब 9 व्याधियां लिप्त है। मेदो जन्य दंत वैधर, देखो दांतों के ऊपर मेद जम गया, मेद तो नहीं जमता, लेकिन मेदो जन्य होता है, दंत के ऊपर मेद जम गया, तो मेद को क्या करेंगे, स्क्रैपिंग करके निकालेंगे। अब मांस कंद और मांस उन्नत में कंफ्यूजन होता है, मांस कंद इधर भी आया है, इधर भी आया है, तो दोनों में एक गोला बना लो, कुछ सिंबल बना लो। मांस कंद में छेदन कर दिया और बचे हुए को हमने क्या कर दिया, स्क्रैपिंग करके निकाल दिया। क्या बोला है, मैं आपने छेदन, किसमें छेदन बताया था, दोनों चीजें होती है ना, वहां पे मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया होगा, एक ही कर्म बताया होगा। तो मांस कंद में दोनों चीजें करके, अब आप बोलोगे जगतंदा है, जगतंदी है, कंद कंदी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही चीज है, दोनों कर्म करेंगे। तो बचे हुए मांस को हमने आधा कट करके निकाल दिया, बचे हुए को हम कुछ कर निकाल देंगे, है ना। मांस उन्नत, अब यहाँ पर उन्नत वाला कुछ नहीं है, मांस संघात था, अधिमांस था, अब उन्नत। उन्नत मतलब क्या होता है, सरफेस से उठा हुआ। अगर कोई सरफेस से चीज उठी है, उन्नत है, तो हम उसको स्क्रैपिंग करके निकालेंगे ना, तो मांस उन्नत हो गया। उठी हुई चीज को स्क्रैपिंग करेंगे, बाकी मांस कंद दोनों में है। और एक आता है ग्रंथि। अब देखो, छेद्यम भेद्यम लेख्यम, छेदन किसमें करोगे, कफज ग्रंथि में करोगे, है ना, हार्ड होती है, छेदन करना पड़ेगा। छेदन में भेद आ गए, ग्रंथि त्रय, 3 प्रकार की ग्रंथि, मतलब 3 क्या है, भेद हो गया। ओनली ग्रंथि नाम से आ जाए तो क्या करोगे आप, वहां पर लेखन करोगे। हाँ बिल्कुल, ग्रंथि ने उपधातु प्रदोष विकार होता है ग्रंथि। और अर्श में क्या करेंगे, लेखन भी करेंगे। अब अर्श जिसको हुआ था उसको वहां पर छाले पड़ गए थे, अर्श में छाले, अश्वरी की आभा, कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, है ना। अर्श में छाले, अश्वरी की आभा। तो अर्श में छा से हो जाएगा छेदन, ला से हो जाएगा लेखन। ग्रंथि वाला ये है, वर्तमगत रोग वाला ये है,
कि जो हम शालाक्य में पढ़ते हैं ना, वर्तम रोग कितने होते हैं? टोटल 21 होते हैं। उनमें से 9 वर्तम रोगों में हम लेखन कर्म करते हैं, है ना? 9 वर्तम रोगों में लेखन कर्म करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि शालाक्य में जो टोटल छेद व्याधियां बताई हैं वो 11 बताई हैं, लेख्य व्याधियां बताई हैं वो टोटल कितनी बताई हैं? 9 बताई हैं, है ना? वेद्य व्याधियां बताई हैं वो 15 बताई हैं, और भेद्य व्याधियां जो है वो टोटल 5 बताई है ना? तो मैंने ये बोला था कि लेख्य व्याधियां जितनी 9 है ना, वो सारी 9 की 9 कहां करा जाता है? वर्तम रोगों में करा जाता है। ठीक है, ये बताया। क्लियर हो गया? तो अर्थ में पहले हमने काट दिया, बचे हुए अर्थ को हमने स्क्रैपिंग करके निकाल दिया। तो ये हमारा हो गया। अगला करते हैं वेद्य। वेद्य मतलब क्या होता है? वेधन। वेधन मतलब क्या होता है? पंक्चर करना, पंक्चर करके उसको निकाल देना, वेधन किया जाता है। तो कहां कहां पर पंक्चर करते हैं? जैसे हम कहीं ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं ना, यहाँ से सिराओं का वेधन करके पंक्चर करके ब्लड को निकाला जाता है। तो सिराओं को क्या किया हमने? पंक्चर करके निकाला। विस्तृत सिराएं, तकोदर, मुक्तबधी सभी लोग जाते हैं। तकोदर मतलब जलोदर, जलोदर में क्या करते हैं? प्रोकार विद कैनुला से हम क्या करते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अधिजीवा में दोनों कर्म करना होगा। कौन सा? अधिजीविका में इधर कहाँ आया? अधिमांस आया, वो अधिजीविका नहीं है छेदन में। अच्छा, लेखन वाला बोल रहे हैं अधिजीविका। हाँ, यहाँ लिखनी तो करेंगे। तो देखिए, ट्रोकार विद कैनुला से हम क्या करते हैं? शुभ निकालते हैं। एसाइटिस के पेशेंट में मूत्र वृद्धि में क्या करेंगे? पंक्चर करके निकालेंगे। और सिंपल वृद्धि में क्या करेंगे? वृद्धि में हम भेदन कर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार दो चीजें दी है। पक्व गुण में चरक ने वेधन किया, विसर्ग में चरक ने वेधन किया। विसर्ग प्लस पक्व गुण अच्छे से याद करना। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विसर्ग में क्या करेंगे? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगी? भेदन जाएगी, क्योंकि आचार्य पुस्तक के अकॉर्डिंग सत्य कर्म के आंसर अटेम्प्ट होते हैं, है ना? पक्व गुण में क्या कर रहे हैं? वेधन कर रहे हैं। केशर मतलब क्या होता है? मार्ग को ढूंढना। कहां पर मार्ग को ढूंढेंगे? जहां पर हमको खाली स्पेस मिलेगा ना। तो क्या उन्मार्गीकरण। देखो, ईश्वर कर्म भगंदर में नहीं है, इतना याद रखना। जबकि हम प्रोटिंग मतलब ईश्वर भगंदर में ही करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर भगंदर जो दिया है, कहाँ दिया है? छेदन कर्म में दिया है। यहाँ पर उन्मार्गी व्रण है, कोई ऐसा मार्ग वाला व्रण है जिसमें हम मार्ग को ढूंढेंगे, है ना? नाड्यास शल्यास, ऐसी नाड़ी जो शल्युक्त है, तो शल्युक्त नाड़ी में हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमको नाड़ी में शल्य ढूंढना है। अब आ जाओ वापस। देखो, छेदन में व्रण नाम से नाड़ी व्रण आया, क्लियर हो गया। वेधन, भेदन में क्या आया? नाड्य आया, तो नाड़ी व्रण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाड़ी व्रण में कौन कौन सा कर्म करते हो, तो छेदन भी लगाओगे, भेदन भी लगाओगे। जब तक शल्युक्त नाड़ी ना पूछे आपको ऐसा नहीं लगाना, क्योंकि श्लोका में आया है नाड्या शल्यास। ठीक है, अब आहरण कहां करते हो? आहरण मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खींचकर निकालना, एक्सट्रैक्शन कहलाता है। तो दांतों पर शर्करा जमी है, खींचकर निकाल दो। कानों में मल है ना? जहां जहां शर्करा, पाद शर्करा, मुक्त शर्करा, अश्मरी की आभा याद कर लिए, तो मूल गर्भ है, तो खींचकर निकालना पड़ेगा। आहरण मतलब होता है फोर्सफुली एक्सट्रैक्शन। ठीक है, शरीर में कोई शल्य पड़ा है, खींचकर निकाल दो। दांतों में मल है, कान में मल है, गुदा में मल है, सब कुछ एक्सट्रैक्शन करके निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं विश्रावण कर्म। विश्रावण कर्म देखो, एक तो कंसेप्ट ये होता है, क्या बोल रहे हैं? अश्मरी, हाँ, अश्मरी की आभा याद किए थे ना, अश्मरी की आभा। ठीक है, तो विश्रावण कर्म याद ना करके विश्रावण और सीवन हमारे पास बचा। तो हमने क्या याद कर लिया? 5 बहुत अच्छे से याद कर लिए। क्या बोल रहे हैं? अश्मरी की आभा में आहरण एंड भेदन। हाँ बिल्कुल, आभा याद किए थे, आहरण और भेदन। विश्रावण कर्म में याद ना करें, क्योंकि सारी चीजों में विश्रावण किया जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम याद रखने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें याद आती, सभी प्रकार के अर्बुद। अब मुझे आपको बताना है, क्या आप मुझे बताओगे सभी प्रकार के अर्बुद में हम विश्रावण भी करते हैं? स्पेशली अर्बुद में कौन सा कर्म कर रहे थे? सभी प्रकार के विसर्ग में क्या कर रहे हैं? विश्रावण। लेकिन यहाँ पे स्पेशली कौन से विसर्ग में कर रहे थे? वात पित्त कफन विसर्ग में। ठीक है, बिल्कुल याद हो गया। तो यहाँ पे अर्बुद में छेदन करते हैं, विश्रावण भी करते हैं। विसर्ग में भेदन भी करते हैं, विश्रावण भी करते हैं। सभी प्रकार की विद्रधि में क्या कर रहे थे? हम भेदन कर रहे थे, है ना? सन्निपातक को छोड़ के। वात पित्त कफन ग्रंथि और वात पित्त कफन उपदंश। ग्रंथि उपदंश, ग्रंथि में तो बहुत सारी चीजें करके आए हुए हैं। तो उपदंश में विश्रावण भी करते हैं, और उपदंश में क्या और करते हैं? वाजऊ, वा से वाल्मीकि, जाति चतुर्मणि, उसे उपदंश, है ना? छेदन भी करते हैं और विश्रावण भी करते हैं। अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा उपदंश में कौन कौन सा कर्म करते हो। छेदन रहेगा ऑप्शन में, विश्रावण रहेगा, बोध रहेगा। एक पता था आपको, विश्रावण नहीं पता तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना? तो देखो, जितने जितने के भेद होते हैं, अर्बुद के भेद है, विसर्ग के हैं, विद्रधि में बहुत सारे भेद है, ग्रंथि, उपदंश। ठीक है, नहीं विश्रावण इसलिए बोल रही हूँ, याद नहीं करो, केवल आपको इतना याद रखना। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सब कुछ बनेगा, टेंशन ना ले। ठीक है, स्तन रोग के भेद भी पढ़े थे। विश्रावण, शुद्ध रोग, कुष्ठ, श्लीपद, वितारिका, कुष्ठ रोग में पित्त, कफन, रक्त दोष रोग, दंत रोगों में सीतार, सौ से रोग, जयमंत्री, चंद्रपुर, तालु में तालु, कंठ, कंठ में कलशालु, कर्ण में कर्णपाली के रोग। ठीक है, तो कर्णपाली के रोगों में क्या करते हैं? विश्रावण। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, इनके अलावा जो चीजें आएंगी वो विश्रावण में जाती है। ठीक है, अभी पूछूंगी ना, सब कुछ बनेगा। सीवन कर्म, अभी प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर सॉल्व कराए हैं, सभी में क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पर सीवन नहीं करेंगे। हाँ, वही क्वेश्चन मैंने पेंडिंग में डाल दिया था, वो आज यहाँ सॉल्व हो जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन था, उसमें 2 आंसर उसके सही थे, किन में सीवन नहीं करना चाहिए। एक था क्षार, अग्नि, विष्णु, और मारुत वाहिना, और एक था कुछ और था। तो ऐसे 2 आंसर उसमें सही हुए थे। ठीक है, मेल समुत्था भेदन व्रण सुलेखत गत। सीवन कर्म कहां करेंगे? जो मेल उचित है, जिसमें अच्छे से भेदन हो गया है, अच्छे से लेखन हो गया है, वहां पे हम सिलाई कर देंगे। चल संधि आश्रित होने वाले शब्दों, जो चल संधि में आश्रित व्रण है उनमें हमको सिलना पड़ेगा, नहीं तो संधि चलेगी कैसे? संधि चलाने के लिए वहां पे सिलाई करना बड़ा जरूरी है ना? और कहां पर नहीं सिलना है? क्षार, अग्नि, दुष्ट, मारुत वाहिना, यहाँ पे सीवन नहीं करना चाहिए। जो क्षार अग्नि से दूषित है, क्योंकि दूषित वाले में हम रोपण कैसे कर सकते हैं? सीवन कर सकते हैं। जिनके भीतर दूषित रक्त शल्य है उनमें हमको सीवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी साथ में। ठीक है, याद हो जाएगा, उतनी टेंशन हमको नहीं लेना भी, है ना? सब कुछ याद हो रहा है, ऐसा सोचते चलो। बताइएगा, प्रमेह पीड़िका में कोड याद आ रहा होगा। प्रमेह पीड़िका में कौन सा कर्म करते हैं? गिलायु में कौन सा कर्म करते हैं? स्नायु मांस सिराकोथ, स्नायु मांस सिराकोथ में कौन सा कर्म करते हैं? ओके, शल्युक्त नाड़ी में कौन सा करते हैं? शल्युक्त नाड़ी, अश्मरी, अर्श में, भगंदर में, नाड़ी व्रण में, स्पेशली विसर्प के पेशेंट में।
मूढ़ गर्भ में, कर्णपाली के रोग में, कर्णपाली के रोग में, सुंडी कैरी में, गल शुंडिका में, कुंभिक, डायग्राम याद आ रहा होगा, कुंभिक में कौन सा करते हैं, उपदंश में कौन कौन सा करते हैं, उपदंश में ओके ठीक है बिल्कुल। अब देखिए क्या पढ़ा था, अश्मरी की आभा पढ़ा था, अश्मरी में आहरण और छेदन करते हैं, अश्व में क्या पढ़ा था, छाले हो जाते हैं, छेदन लेखन पढ़ा था, भगंदर में मॉडर्न वाले ओपनिंग कट करते हैं, प्रमेय पीड़िका के भेद पढ़े थे, आयु के 4 भेद पढ़े थे, जहां पर कोट है उसको काट देते हैं, शल्युक्त नाड़ी है, नाड़ी को शल्य से अलग करने के लिए हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, विसर्प में सर्प के भेद पढ़े थे, कर्णपाली के विश्रावण करते हैं, मूल गर्भ को खींच कर निकालते, कैरी के भेद पढ़े थे, सूर को काटा जाता है, कुंभिक डायग्राम याद आ रहा, कुंभ था उसमें दही वही बना था, उसका भेदन कर दिया था, काय से करा था, पुष्प से किया था, वो सोती हुई थी, जाकर जल्दी से गई थी, वहां पे मथा हुआ दही रखा था। तो इतना हमने पढ़ा, जब आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई मैंने जो पढ़ा है मुझे सारी चीजें याद हो रही है। पढ़ते टाइम आपको लगता है सारी चीजें कि मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको थोड़ी पढ़ने के बाद जैसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है किया करें, है ना, टेस्ट जरूर से जरूर देना है, क्योंकि आप अपने आप को वेरीफाई कैसे करेंगे जब आप टेस्ट अगर क्वेश्चन के कोई चीज हमको पता ही नहीं चल पाती कि हमको याद हुई है कि नहीं है। ये जो है टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है। हाँ बाद में इसलिए भूलते हैं आप क्योंकि रिवीजन कम रहता है। अगर इस ट्रिक से हमने पढ़ाया है, क्लास खत्म होने के बाद आप इसी ट्रिक से पढ़ेंगे, एक दो दिन बाद उसको रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक एकदम कंठस्थ आपको हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे, है ना। बहुत इजी सा टॉपिक, इतना टफ नहीं है, सबको अभी अच्छे से याद हो गया, क्लियर ना। चलिए अब बुक निकाल लीजिए, श्लोक नंबर 16 है ना। चलो अच्छा है, श्लोक के टर्म भी लिखे थे हमने उसमें। आज सीव्य गण अभी भी पढ़ा दिया मैंने, किनका हमको सीवन करना चाहिए। तो सीविया मेधा समुचिता, जो मेध समुद्र गण है उनका हमको सीवन करना चाहिए, जिन्ना अच्छे से इनका भेदन हो गया है, ठीक है। सुलिखिता गदा अच्छे से उनका लेखन है, सद्यो गण है, चल संधि में आश्रित गण है, इनका हमको क्या करना चाहिए, सीवन करना चाहिए। अष्टांग हृदय ने सद्यो सद्यो गण दिव्यता, अभी अष्टांग हृदय करना और कहां पर नहीं सिलना है, ना छार अग्नि विद्युत। हाँ यही क्वेश्चन आया था अभी बीएचयू 2008 तीसरा और चौथा पार्ट देखना, ओपन का पेपर है, उसमें ये पढ़ाया, उसमें क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मारुत वाहिना याद नहीं आया। ऑप्शन में केवल वहां पर एक ही दिया था कि ये वाला कथन असत्य है, बाकी ये भी असत्य है। वहां पर कि छार अग्नि विद्युत में नहीं करना है सिलाई, मारुत वाहिनी में नहीं करना है, और अंदर शल्य पड़ा है उसमें भी नहीं करना है, और सम्यक विशोधनम और क्या करना है, ऐसे गणों का सीवन नहीं करना चाहिए शुद्ध नहीं हुए, सम्यक उच्चन का शोधन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं फिर गण के किनारों को ऊंचा उठाकर दोनों किनारों की तरह मिलाकर महीन सूत्र किससे, सिलाई द्रव्य है, सीवन द्रव्य है, क्या क्या यूज कर सकते हैं सीवन के लिए हम, महीन सूत्र, अस्मंतक की शाल, रेसे सन के सूत्र, श्वाम स्नायु पूरे के बाल, मूर्वागे लोहे के तंतु, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं, वो हमको नहीं पढ़ना डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्रकार से सीवन किया जाता है, तो कौन कौन से प्रकार से सीवन किया जाता है पढ़ेंगे कि पढ़ के आ चुके हैं, ये कहाँ पढ़ेंगे सीवन कर्म के प्रकार, यहीं पे पढ़ेंगे, है ना, लिखा तो है 4 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार से करते हैं, सबसे पहला वेलितक, वेलितक, दूसरा गोपणिका, पुण्य सेवी, ऋजु ग्रंथि की ऑप्शन याद होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता है निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो एक हो गया वेलितक। वेलितक क्या है, सीवन का प्रकार है। बल्लूरक क्या है, बल्लूरक बताएंगे, बल्लूरक का से कर्ण संधान की विधि है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और अनुवेलित क्या है, अनुवेलित, अनुवेलित जो है व्रण बंधन का प्रकार है, व्रण बंधन में आता है। बल्लूरक कर्ण संधान है, अनुवेलित व्रण बंधन है, वेलितक सीवन है, और एक बल्लूर भी होता है। बल्लूर किसमें आता है, शुष्क मांस में आता है, शुष्क मांस को बल्लूर बोला गया है, ठीक है। चलो अभी 4 प्रकार से होता है, तो वेलितक क्या होता है, एक एक का हम पूरा मॉडर्न में देखिए क्या बोलते हैं वेलितक। वेलितक सेवन को क्या बोलते हैं, ग्लोबस और कंटीन्यूअस सूचर, ग्लोबस कंटीन्यूअस सूचर हम वेलितक को बोलते हैं। यहाँ पे जो सूचर्स लगते हैं वो कैसे लगते हैं, एकदम कंटीन्यूअस लगते हैं। इसमें ये होता है कि अगर एक में सेप्टिक हो गया, सेप्टिक क्या मतलब सेप्टिक नहीं, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जल्दी जल्दी फैलेगा, तो वेलितक उतना ज्यादा सेफ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कंटीन्यूअस सूचर लगाते हैं। इनका भी कोड बनाकर याद कर लेते हैं, वेलितक मतलब बेल लताएं कंटीन्यूअस फैलती है, लताएं या बेल कंटीन्यूअस फैलती है, तो वेलितक कंटीन्यूअस सूचर होता है। फिर दूसरा आता है गोपणिका, इसको ब्लैंकेट सूचर कह सकते हैं। ब्लैंकेट सूचर मतलब अधिक विस्तृत व्रण को बंद करने के लिए, तो गाय का मुंह कितना बड़ा होता है, तो जहां पर बहुत ज्यादा विस्तृत व्रण है वहां पर हम गोपणिका का यूज कर सकते हैं। तो वेलितक का यूज कहां कर सकते हैं, तात्कालिक व्रण में जो तुरंत हुए हैं, जो कि निर्दोष मतलब इस सेप्टिक को वहां इस विधि का प्रयोग करते हैं। व्रण के एक ओर से दूसरी ओर एक ही सूत्र से टाँके लगाए जाते हैं, कंटीन्यूअस रहता है। ब्लैंकेट मतलब कहां, जहां पर व्रण जो है बड़ा विस्तार पूर्वक रहता है वहां पे। शून्य सेवनी का मतलब क्या होता है, हेस्टीड सूचर और सब क्यूटिकुलर सूचर, हेस्टीड या हेस्टीड सब क्यूटिकुलर स्टिचेस, इससे व्रण ओष्ठ पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। शून्य सेवनी में क्या फायदा होता है, इसमें जो व्रण है एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और जो स्कार होता है वो नहीं के बराबर बनता है। शून्य सेवनी एग्जाम में तो कभी पूछे नहीं गए, केवल एक पूछा सीवन के कौन से प्रकार होते हैं, कौन सा नहीं होता, ठीक है। अब ऋजु ग्रंथि सबसे सेफ होता है, इंटरप्टेड सूचर्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर कर दिया, आगे को तोड़ दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। हाँ मॉडर्न नाम याद कर लो, है ना। ऋजु ग्रंथि इंटरप्टेड, इसमें क्या फायदा होता है, इसमें इन्फेक्शन अगर एक में हुआ तो वही ठीक कर देते हैं, दूसरे में वो फैलता नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक का पृथक पृथक होने से व्रण में अगर पूरे पड़ जाता है तो वो फैलता नहीं, ठीक है। तो सूत्र के चैप्टर्स के नाम याद करना, सूत्र स्थान के तो पूरे याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची के भेद। सूची के कितने भेद होते हैं आचार्य, सुश्रुत के अनुसार सूची 4 प्रकार की, सॉरी 3 प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे अच्छा होता है ऋजु ग्रंथि, ठीक है। तो सूची कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, कहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है।
तो दे से अल्पमान से संदो चा सूची वृत्तांगुलद्वयम। पहली सूची का नाम है वृत्तांगुलद्वयम, दूसरी सूची का नाम है त्रिस्रा, त्रिअंगुलत्रस्रा, दूसरी सूची का नाम है त्रिअंगुलत्रस्रा और चौथी सूची का नाम है धनुर्वक्त्रा। तीसरी सूची का नाम, तो देखो वृत्तांगुलद्वयम, वृत्तांगुलद्वयम 2 वाली, त्रिअंगुलत्रस्रा 3 वाली और एक होता है धनुर्वक्त्रा। तो वृत्तांगुलद्वयम का प्रयोग कहां किया जाता है? तो याद कर लो द्वयम, देखो 2 अंगुल वाली है वृत्त है और 2 अंगुल वाली, 2 अंगुल वाली कम मांस वाले एरिया में प्रयोग किया जाएगा। 3 अंगुल वाली क्या हो जाएगी? थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अधिक मांस वाले एरिया में 3 अंगुल वाली का यूज किया जाएगा। तो देखो अल्प मांस वाले में 2 अंगुल की और मांस मतलब ज्यादा मांस वाले में 3 अंगुल की यूज करते हैं। संधि प्रदेश में 2 अंगुल की सूची यूज की जाती है। तो कोड बनाकर याद करो, संधियां जो होती है ना 2 लोगों के बीच में या 2 देशों के बीच में संधि, कोड क्या बनेगा? 2 देशों के बीच में संधि होती है, दोस्ती होती है। 2m वाला जो है संधि स्थान में किया जाता है। कम मांस वाले संधि में, ज्यादा मांस वाले में और आयत स्थान में। आयत मतलब होता है अधिक मांस वाले तथा अंग में 3 अंगुल लंबी 3 धारा वाली चित्र से अधिक मांस और आयत स्थान संस्कृत से याद हिंदी में याद करो। अब धनुर्वक्त्रा कहां पर प्रयोग किए जाएंगे? देखो धनुष लेकर कोई व्यक्ति अगर किसी को मारना चाहता है, धनुष से बाण कहां पर मारेगा वो ताकि वो मर जाए? तो मर्म स्थान पे मारेगा, या मर्म स्थान या वहीं पर क्या है फलकोश है, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ पेट में मारे। धनुष कहां मारेगा? पेट में मार रहा था लेकिन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, तो धनुष कहां मार दिया? उधर में मार रहा था तो नीचे शिफ्ट हो गया, फलकोश और मर्म पर लग गया। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की सूची होती है। ठीक है, सूची तीक्ष्णाग्रा सुसमाहिता कार्य मालती पुष्पंत अग्र परिमंडला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जो इस तरह मालती के पुष्प के ग्रंथ के अग्रभाग के समान मोटी, इसके समान मालती के पुष्प के ग्रंथ के अग्रभाग के समान मोटी, वो तीक्ष्णाग्र वाली 3 तरह की सूचियां बनवाना चाहिए। अब यहाँ से एग्जाम में कथनात्मक क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? अगर हम C1 पास कर दें तो क्या होगा? दूर दूर कर दें तो क्या होगा? ये रीजनिंग क्वेश्चन में आता है। व्रणोष्ठ के C1 करने स्त्री को ना तो अधिक दूर तथा ना अधिक समीप प्रयुक्त करें। देखो ये क्या थे? व्रणोष्ठ, ये कपड़ा था, समझ लो कपड़ा था। स्त्री को ना तो अधिक दूर, अगर हम यहाँ दूर दूर से टाँका डालेंगे, दूर दूर से टाँका डालेंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है? पास पास टाँका डालें तो क्या हो सकता है? टाँके ना अधिक, दूर दूर ना अधिक, पास पास लगाने, दूर दूर लगाने से क्या होगा? तनाव के कारण। अगर हमने इतनी दूर दूर टाँका लगाया है इसके में तो खिंचाव होगा, खिंचाव होगा ना तो हमको पीड़ा अधिक होगी। और अगर अधिक समीप टाँका लगा दे, इतने पास पास लगा दे कि जो कि व्रणोष्ठ के पास है, किनारे के पास है, तो क्या होगा? किनारा ही टूट जाएगा। तो व्रणोष्ठ के किनारे टूट सकते हैं। रीजनिंग भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, समझ के पढ़ो, याद हो जाए। दूर दूर लगाएंगे तो खिंचाव होगा तो पेन होगा, पास पास लगाएंगे तो व्रणोष्ठ के किनारे ही टूट जाएंगे। ये क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का श्लोक पर आ जाइए, 30 नंबर का है। 3 अतिरिक्त शस्त्र व्यापद, शस्त्र व्यापद इसको बोल सकते हैं। अष्टमी सप्तम में शस्त्र व्यापद कितने प्रकार का हो सकता है? 4 प्रकार का। हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, त्रियक छेदन और स्वगात्र छेदन, है ना? 4 प्रकार का। हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, त्रियक छेदन और खुद की ही गात्र का छेदन कर दिया। गात्र छेदनम आत्मनः, खुद की गात्र का छेदन में से कौन सा नहीं होता? फिर क्वेश्चन बनता है। तो कम छेदन, ज्यादा छेदन कर दिया, कम कर दिया, कहीं भी छेद दिया, त्रियक छेदन या फिर खुद की ही गात्र में छेद कर दिया, है ना? तो ये होता है। अगला है 32 नंबर का, समशार शस्त्र अग्नि औषध भूयो अभियुज्यमानम युक्तियुक्तम। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शार शस्त्र अग्नि अन्य निपाती औषधि से अभियुक्त पूर्वक शेष विकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए और करने वाले व्यक्ति को भयंकर विषधारी सर्प के समान जानकर जीवित रहने की इच्छा करने वाला मनुष्य दूर से ही त्याग दे। मोस्ट इंपोर्टेंट रेफरेंस है। क्या बोला है यहाँ पे? अगर शस्त्र शार अग्नि औषध का प्रयोग कोई व्यक्ति नहीं जानता है, युक्ति पूर्वक उसका चिकित्सा करना कोई वैद्य नहीं जानता है, तो हमको उस वैद्य को दूर से ही त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए? जिजी विष्णु दूरतः, विषधारी सर्प के समान जानकर उसको दूर से ही त्याग देना चाहिए। ठीक है, पारिक ने गलत दिया है, वहां 2 आंसर। हाँ, दूसरा के अनुसार सूची 4 प्रकार की, ये 2 प्रकार की सूची। क्या बोल रहे हैं? मूर्ख वैद्य, हाँ चरक जी ने मूर्ख वैद्य का वर्णन वहां पे किया। अब आता है दशार्ध मर्म का लक्षण। दशार्ध मर्म मतलब समझते हो? 5 मर्म का लक्षण। कौन कौन से 5 मर्म पढ़ने वाले, मर्म विद्या के लक्षण पढ़ने वाले हम? शिरा स्नायु, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, ये 5 मर्म के लक्षण पढ़ने वाले हैं। मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, ये दशार्ध मर्म कहलाते हैं, मतलब 10 के आगे 5 मर्म कहलाते हैं। इनमें सामान्य लक्षण क्या मिलता है दशार्ध मर्म में? कोड से याद करेंगे इसको तो फटाफट आपको याद भी हो जाएगा। देखिए दशार्ध मर्म मतलब ये 5 मर्म में सामान्य रूप से जो लक्षण मिलते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। भ्रमा प्रलापा पतनम प्रमोह विश्लेषणम सांगता मुष्णम मांसोदक के समान रुधिरम गति सर्व इंद्रियां अर्थ उपरम अस्तदेव दशांग की छति सामान्य तो मर्म लिंगम। इतना याद करना है कि अगर इन मर्मों में वेधन हो जाए, मर्म विद्या के लक्षण पढ़ने जा रहे हैं, इन मर्मों में अगर वेधन हो जाए, सभी में सामान्यता हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? भ्रम, सिर चकराना, प्रलाप करना, गिर जाना, प्रमोह होना और मांसोदक के समान और रुधिर के समान कुछ स्राव निकलना। मांसोदक के समान, मांस मर्म विद्या का लक्षण नहीं है, है ना? रुधिर का निकलना सिरा मर्म के विद्या का लक्षण नहीं है, ये सर्व सामान्यता सभी में पाया जाता है। मांसोदक के समान, रुधिर के समान और सारी इंद्रियां जो है अपने अपने अर्थों को फील करने में क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है ना? तो यहाँ पे लिखा है प्रमोद हस्तपात कपटकना वाचन शरीर की सुतावरना अंग संधि में शिथिलता होना, मान धुवन के समान रंगे रक्त का निकलना, सभी प्रकार की इंद्रियों की ग्रह शक्ति का विराम हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग उसका लक्षण पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है शिरा विद्या का लक्षण। तो शिरा विद्या में क्या है? शिरा में क्या रहता है? ब्लड रहता है। ब्लड कैसा रहता है? इंद्रगोपक के समान बताया है। तो सुरेंद्र गोप प्रतिमा, इंद्रगोप के समान रक्त बहता है। तो सिराओं के छिन्न और भिन्न होने से वीर बहुती के समान लाल रंग निकलेगा। देखो सिराओं का वेदन हुआ है तो रक्त ही निकलेगा। कैसे कलर का निकलेगा? इंद्रगोपक के समान निकलेगा। रक्त की अधिक मात्रा में निकलता था वायु प्रकोपित पर अधिमंत्र शिरोरोग आदि विकारों को करता है। अब एक और चीज याद करना है यहाँ पे आपको, करोति योगान विधान है तो चिन्नासु भिन्न स्वास्थ्य। यहाँ से कुछ ना याद करो, हिंदी से याद कर लो। अधिमंत्र शिरोरोग, देखो
अधिमंत रोग में क्या होता है, आंखों में बहुत सारी सिराएं दिखने लगती है ना, बेस दिख रही छोटी छोटी है ना, कैपिलरी दिखती है, कैपिलरी दिखती है, ठीक है। तो सिरिंद्र रोग के समान और अधिमंत होता है सिरा में। अब आता है स्नायु वृद्धि में। स्नायु को क्या पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, आयु पढ़ा था। एक आयु ऐसी होती है जिसमें कुंभड़ निकल आती है। स्नायु जो होता है क्या करता है, हमारे शरीर को नॉर्मल पोस्चर में बनाए रखता है ना। कुछ स्नायु गर्दन से जुड़े होते हैं, कुछ यहाँ पे कॉक्सिस रीजन से जुड़े होते हैं, शरीर को खींच के रखता है। अगर स्नायु में वेदन हो गया तो हम कैसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे, कायकोसिस हो जाएगा, कुंभड़ निकल आएगी, तो कॉब्जेक्टियम। एक आयु ऐसी होती है जिसमें कुंभड़ निकला, क्योंकि जो लिगामेंट टेंडर्स थे वो हमको क्या करे थे, जोड़े हुए रखे हुए थे, है ना। शरीर अवयव अवसादा, सारे शरीर में क्या हो जाता है, ग्लानि हो जाता है। क्यों? क्रिया स्वशक्ति स्तुमूला हो जाती है, क्रिया में क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। क्यों? कि स्नायु टेंडर लिगामेंट होते हैं, सबको जोड़े हुए रखते हैं, वेदन हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, पूरा गुड़ बना देते हैं। 45 से ज्यादा की आयु में कुंभड़ निकल आई, शरीर के अवयव अवसाद में चले गए, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, 45 से ज्यादा के हो गए और रुदा बहुत होती है, एक जगह स्तुमूला हो जाती है। चिरात व्रणोरोधकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बुढ़ापे में अगर कोई घाव लग जाए तो क्या होगा, बहुत देरी से भरता है। चिरात व्रणोरोधकी, व्रण का देरी से भरना स्नायु वृद्धि का लक्षण है, ठीक है। और कहां कहां पढ़ के आए थे, व्रणों वाला जो चीज है, स्नायु का हमने पढ़ा आयु। एक आयु ऐसी आती है बुढ़ापे में कि हमारी कुंभड़ निकल आती है। उस आयु में हमारे शरीर अवयव डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर बहुत खतरनाक वेदना होती है, और अगर व्रण भी हो जाता है तो बहुत देरी से भरता है। बिल्कुल अति दर्द में आया है, कुष्ठ में आया है, ये सब लिख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं अस्थि वृद्धि में, नहीं संधि में आते हैं। संधि में क्या होता है, शोफ अति वृद्धि तुमूला रुजा, साफ और स्नायु, साफ और संधि। संधि स्नायु में तुमूला रुजास है, तुमूला रुजास मतलब बहुत खतरनाक वेदना होती है। देखो अगर कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई है, डिस्लोकेट हो गया है, तो वहां पे सूजन बहुत ज्यादा आती है, डिस्लोकेशन में भी आ जाती है। तो शोफ अति वृद्धि, परसय होगा, परवसु भी देखो, परवसु भी मतलब जॉइंट मतलब संधियां, तो वहां पे क्या होगा, वेदना होगी। और संधि चलाते संधि कर्मो अब नहीं याद करना, केवल इतना शोफ अति वृद्धि, बाकी संधि अपना अपना काम करने में समर्थ नहीं होगी। अब आता है अस्थि वृद्धि। अस्थि वृद्धि अगर हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, आज के पेपर में पढ़ाई 2008 बीए के ऊपर में सॉल्व कराया है कि सर्वावस्थासु ना शांति। हड्डी अगर टूट जाए, कोई बोले चॉकलेट खा लो, कोई बोले रात कट जाए, बस थोड़ा बहुत लेट जाओ, सुबह ले जाइए हॉस्पिटल, व्यक्ति को किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती, उसकी हड्डी टूट जाती है ना। तो अस्थि वृद्धि में घोरा रुजु यस्य निषादिनेषु, रात्रि और दिन में एक जैसी वेदना, सभी अवस्था में कुछ शांति ही नहीं मिलती। और अब इतना ज्यादा पेन हो रहा है तो प्यास प्यास लगेगी, दर्द होगा, सूजन भी आ जाएगी, रुक्ष समस्त अस्थि वृद्धि, और क्या रुक्षता बढ़ जाती है उसकी बॉडी में, ठीक है। अब आता है मांस मर्म का वेदन का लक्षण। तो यथा स्वेदानी विभागानी मर्म, हाँ दूसरा स्नायु संधि अस्थि मर्म तो लगने से तो क्षमता अपने अपने समझनी चाहिए। अब मांस मर्म में क्या होता है, स्पर्शम ना जाना थी पांडु वरना, दो चीजें याद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस को टच भी नहीं करते, नॉनवेज मैं नहीं खाता, मैं मांस को टच भी नहीं करूंगा, तो मांस को स्पर्श भी नहीं करता, गुड़ बन गया, स्पर्श का अभाव हो जाता है। और अगर किसी को एनीमिया हो गया तो डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा मटन चिकन खा लेना, एनीमिया ठीक हो जाए। तो मांस से दो चीजें याद कर ली, स्पर्श नहीं करता मांस का, और क्या क्या हो जाता है, उसको पांडु हो जाता है ना। और ये लक्षण जो है कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। अभी को याद हो गया, गुड़ बना बना कर याद किया ना, श्लोक हमने याद ही नहीं किया। 44 नंबर पे श्लोक पर आ जाइए, क्या लिखा है, पुत्र के समान हमको मरीजों की चिकित्सा करना चाहिए। रेफरेंस पूछा जाता है कहां पर बताया है। और चरक जी ने धन लेने की निंदा बोली है, तो जी ने क्या बोला है, पुत्रवत रीनम पालयेतु मातरम, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र स्थान पर 25 नंबर का, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं 45, धर्म अर्थ कीर्ति अत्यर्थम जन्म उत्तम प्राप्त कर वाद समारंभ कर्मणा। इस तरह हितकारी कर्म करने वाला है, धर्म अर्थ कीर्ति सज्जनों में आदर ग्रहण करता है। कर्मणा कश्चित् किंतु अभ्याम कश्चित् इस तथा विकारा साधते कश्चित् चतुर्थी अपि कर्म भी। कोई लोग एक कर्म से, कोई दो कर्म से, कोई तीन कर्म से, कोई चार कर्म से ठीक होता है। ये रेफरेंस 1